अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सॉल्व करेंगे न्यू मॉडल पेपर ऑफ क्लास 9 फेडरल बोर्ड और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। 48 एमसीक्यूज हैं, डिटेल के साथ बताऊंगा आपको और ट्रिक्स भी बताऊंगा और कैलकुलेटर का यूज भी बताऊंगा। आपके पास पेपर पेन और बस कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का कैलकुलेटर आपके पास है या क्लास बेस का है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपको पता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो 48 एमसीक्यूज को किया जाएगा इस पार्ट में। और ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये बड़ा आसान है। अगर मेरी आप वीडियोस देख ले जो मैंने चैप्टर्स की बनाई हैं और लाइव सेशन लिए थे, तो बिलीव मी ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगेन सेकंड पार्ट के अंदर मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द एमसीक्यूज। तो ये मेरे पास पहले 5 एमसीक्यूज हैं, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। द रेडिकल फॉर्म ऑफ दिस इज, अब देखिए रेडिकल फॉर्म में आपके पास रूट होता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, और ये जो फॉर्म गिवन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें तरीका क्या है? तरीका बड़ा सिंपल है। आप देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर लिखा हुआ है, 4, तो मतलब हुआ फोर्थ रूट होगा। क्या होगा? आंसर में फोर्थ रूट। अब फोर्थ रूट होता क्या है कि ऐसे करके रूट होता है और यहां पर 4 लिखा होता है ऐसे कर, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 है। तो यहां पर आप देखें कि फोर्थ रूट यहां पर है, नहीं क्यूब रूट है, ये गलत हो गया। और ये भी क्यूब रूट है, ये भी गलत हो गया। तो पीछे ऑप्शन कितना रह गया? बी और डी। इस तरह हम करते हैं इलिमिनेट ऑप्शंस को, जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर ऑप्शन को देखते हैं। अदरवाइज ये कैलकुलेटर से आप आराम से कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, आप यहां पर देखें, जब हमने ये कर लिया आपके पास, क्योंकि 2 की पावर 3/4 थी, तो 3/4 को हम ऐसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये भी तो 3/4 ही बनती है। और आपको पता है कि हम पावर की पावर भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/4, बिकॉज पावर की पावर हो तो आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये मल्टीप्लाई ही तो हो रही थी। 2 की पावर 3 का फोर्थ रूट देखें तो ये देखें, ये 2 की पावर 3 का फोर्थ रूट है और ये 2 की पावर 4 का फोर्थ रूट है। भाई 2 की पावर 3 है, 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन में क्या हो गया? गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। इस पर टिक कर देते हैं। समझ आ गया आपको? गुड हो गया। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर से भी हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें, इस क्वेश्चन को लिखें, ये देखें, आपको नहीं भी आता तो पेपर वर्क जितना कम करेंगे उतना आपका फायदा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये 2 की पावर कितनी लिखी हुई है? 3/4, ये 3 लिखा और ये ओवर लगाया, ये 4 लिखा और मल्टीप्लाई में कितना है? 27। अब इसका आंसर कर लें नोट आप, ये 45.4 समथिंग आता है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है इनको चेक कर ले, अगर कुछ भी आपको नहीं आता तो इस ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन को। ये 3 का क्यूब है, शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस कर दे, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट है, और फोर्थ रूट के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके ये बटन प्रेस करोगे और यहां पर 4 लगा दोगे और अंदर क्या रूट में 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 शिफ्ट प्रेस करके क्यूब प्रेस कर दे और आंसर देखें 45.4 समथिंग है। एग्जैक्टली मैच कर गया। तो कैलकुलेटर ने आपकी जिंदगी क्या कर दी? आसान। ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट। तो मल्टीपल वेज मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करना है, ठीक हो गया जी। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि मिलियन क्या होता है। मिलियन कहते हैं 10 लाख को। जो 1 मिलियन होता है ना, 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 10 लाख। अब 10 लाख में 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं और 10 में ये 10 की जीरो भी शामिल हो गई, तो 10 लाख में कितनी जीरो? 6 जीरो। देखें, 3 और 3 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये बन जाता है 10 लाख। 1 मिलियन इसको कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास क्या? 150 मिलियन किलोमीटर, इसको कहते हैं साइंटिफिक में लिखो। भाई देखें, 150 मिलियन और मिलियन में कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं, 6 जीरो और लगा दो, 3 और 3 6। लो जी, अब आपने क्या करना है? कैलकुलेटर का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। बाय द वे आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अभी पॉइंट कहीं पे नहीं है तो राइट साइड पर होता है। कहां पर होता है? इधर राइट साइड पर। देखें, 3 जीरो ये गया 3, 3 जीरो ये गया 6 और 2 ये डिजिट गया। साइंटिफिक नोटेशन में एक लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 1 से लेकर 9 के दरमियान कोई या ए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस डॉट को इधर लेकर आना है, इधर इस जगह पर लेकर आना है। कितने डिजिट मूव किया? 3 3 6 2 8, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 आ गया, ठीक है। किलोमीटर में आंसर आ गया। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं। कैलकुलेटर कब काम आएगा?
कैलकुलेटर ने इधर ही काम आना है। देखें जरा, नोट करें। अब साइंटिफिक में आपको चाहिए तो आप जाएंगे शिफ्ट में और मोड में, और यहां पर देखिए 7 में साइंटिफिक है, इस पर क्लिक कर दें और यहां पर कहता है कितने पॉइंट्स चाहिए। यहां पर देखिए 1.5 1.5 ये लिखा हुआ है, तो 2 पॉइंट्स लिखे 1.5 1.5, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम नंबर लिखेंगे 150। अब मिलियन का आपको पता होना चाहिए था, 6 जीरो और लगा दें, 1 2 3 4 5 6, इक्वल प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 8। और हमने भी वही किया था। तो जो काम कैलकुलेटर कर रहा है आपको पेपर पर करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। द टेम्परेचर इन अ फ्रीजर विद -9/2 सेंटीग्रेड इट इंक्रीज बाय 5/2 सेंटीग्रेड। व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर? भाई वो कहता है कि अभी टेम्परेचर आपके पास ये है -9/2 और 5/2 इसमें ऐड कर दें, इसमें तो कोई कबाहत ही नहीं है। पहले आपके पास है -9/2, अब आप इंक्रीज का मतलब ऐड कर रहे हो 5/2 को। कैलकुलेटर कब काम आएगा? वैसे मैनुअली बड़ा आसान है, आपके पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो एलसीएम यही आ जाएगा, इसको एग्जैक्ट लिख देंगे और -9 + 5 करेंगे। सो ये हमारे पास कितना आ गया? -5 + 4। जब दोनों के साइन डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 5 गया 4 और 9 का साइन क्या? नेगेटिव, तो -4/2 और 2 2 4 -2 सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आंसर आ गया। तो -2 कहां पर है? -2 सी इज द राइट आंसर। तो हमारा ये आंसर अब हो गया। अच्छा, अब कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर। पहले हम साइंटिफिक मोड को खत्म करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके मोड और 8 प्रेस करेंगे और 1 प्रेस कर देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? -9/2 -9 और ये ओवर कर देंगे 2 और इंक्रीज का मतलब है ऐड कर रहे हो, एरो को इधर ले जाएं, प्लस करें कितना? 5/2, 5/2, बस दैट्स इट एंड द आंसर इज -2। तो कितना आसान हो गया आपके लिए। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर 4। For what value of x and y, x plus y, 4x plus 1 is equal to 3, 9। भाई आपने कुछ भी नहीं करना, बस बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ट्रीट करेंगे। सही है जी, सॉल्व नहीं करना कुछ भी, जहां पर जरूरत हो वहां पर करना है, बाकी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखें, सिंपल एक चीज नोट करें कि अगर दो, इसको कहते हैं पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये x है, ये y है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो कोऑर्डिनेट है x + y, ये किसके बराबर होगा? ये 3 के बराबर होगा। कहने का मतलब कि x और y को ऐड किया जाए, आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो इनको ऐड करो, 3 बन रहा है, यस बन रहा है। इनको ऐड करो, 3 बन रहा है, नहीं बन रहा। इनको ऐड करो, 3 बन रहा है, नहीं। तो देखिए ये तो वैसे गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पीछे ऑप्शन रह गया 2, बिकॉज दोनों का सम कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। अब यहां पर आ जाए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यहां पर क्या है? 4x + 1, यानी x की वैल्यू पुट करें, आंसर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करें, 4 1 4 + 1 5 बन रहा है, 9 तो बन रहा। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। इस तरह इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब यहां पर 2 पुट करके देखो जरा, 4 2 8 + 1 9 बन गया। हमने कोई सॉल्व किया? कुछ नहीं किया, बस हमने जो रेलेवेंट ऑप्शंस हैं उनको देखा कि कौन से ऑप्शन इस ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स इट। तो इसका भी सी आंसर हमारा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखें, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अब याद एक चीज रखें कि फैक्टर अगर कोई किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का या किसी भी एक एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर होता है ना, तो इसका मतलब है अगर उसकी वैल्यू पुट की जाए तो आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0। फैक्टर का मतलब है कि वो वाला जो फैक्टर है उस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। अब x - 1 अगर फैक्टर है तो इसका मतलब है कि x - 1 को सबसे पहले इक्वल टू 0 पुट करना है और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। कितनी आ जाएगी? 1। हम इस 1 को पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर और आंसर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन इस एक्सप्रेशन कैसे पुट करना है? 0 के, बिकॉज जब इसमें 1 पुट किया जाएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? पहले x - 1 को इक्वेट कर लिया, 0 को, x की वैल्यू निकाली। अब अगला काम, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें अगर x की वैल्यू 1 पुट किया जाए तो आंसर 0 आएगा। पुट करें जी, 1 का क्यूब 1 होता है, -5 × 1 का स्क्वायर वो 5 बन जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ax, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, और +6 = 0।
फैक्टर का मतलब ये होगा कि जब हम a की वैल्यू जो भी इधर पुट आएगी वो पुट करेंगे और उसके बाद x को 1 पुट करेंगे, इस पूरे का आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, देखिए जी, ये 6 + 1 7, 7 - 5 2, तो हमारे पास आ गया a + 2 = 0 और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो इसका मतलब है a इज द राइट आंसर। अब मैं आपको बता देता हूं कि a की वैल्यू इसमें अगर हम -2 पुट कर दें तो हमारे पास बेसिकली ये बन जाएगा x³ - 5x² और -2x + 6। अब देखें इस एक्सप्रेशन में अगर हम x = 1 पुट करें, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 0। ये बेसिकली मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूं क्योंकि मैनुअली बंदा बाज़ औक़ात गलती कर लेता है। ये देखिए, कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है ना, उसको चेक करना हो, आपने क्या करना हो, चेक करना हो, तो आप उसको, एक तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। मोड में जाएं, 5 में जाएं और 4 में जाएं, ये क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है। कोफिशिएंट लिखो 1 और उसके बाद क्या है -5, उसके बाद क्या है -2, उसके बाद क्या है 6, इक्वल प्रेस कर दो। मुझे बताएं, एक 5 पॉइंट समथिंग आया, एक 1 आ गया, तो यहां पर क्या था, x - 1 = 0, x = 1, यानी 1 वाकई ही इसका रूट है। यहां से भी कंफर्म हो गया। दूसरा कंफर्म कैसे कर सकते हो, आप देखें, शिफ्ट अल्फा प्रेस करो, बल्कि इस मोड में जाके 1 जाता हूं, पहले अल्फा प्रेस करो और ये x लिखा हुआ है, x का क्या है, क्यूब, शिफ्ट प्रेस करके और इसको प्रेस कर दो, x³ हो गया। -5 लिखो और अल्फा प्रेस करके दोबारा x और इसका स्क्वायर हो गया और -2 अल्फा प्रेस करके x लिखो, ये हो गया और +6। लो जी, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितनी वैल्यू डालनी है, 1 डालनी है। 1 प्रेस कर दो और इक्वल, देखिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ आ गई ना। तो इस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम यहां से कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है जी, तो कितने आसान है, कैलकुलेटर आपकी लाइफ आसान करेगा। और एमसीक्यूज को सॉल्व करके हमने किसी को दिखाना नहीं है कि भाई चेक कर लो मैंने खुद सॉल्व किया है, बल्कि उन्होंने आपके जो आंसर शीट दी जाएगी उधर से वो कंफर्म करेंगे कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। आपने किसी को नहीं दिखाना। लिहाजा जो चीजें सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से हो रही हैं और ऑप्शन को देख के हो रही हैं, तो बस उसको वैसे ही करें, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा आपको नहीं है। अब देखिए, छठा क्वेश्चन जरा रीड करें, क्या लिखा हुआ है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ a + b। अच्छा, यहां पर ना एक चीज बताता हूं आपको, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी जरूरी है। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है और उसमें हमारे पास ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² - sx + p = 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें देखें ना, क्वाड्रेटिक का मतलब है जब इसको हल करेंगे तो 2 रूट्स आएंगे। अच्छा, हल भी कर सकते हैं, वो भी बताता हूं आपको। तो वो 2 रूट्स आएंगे क्योंकि 2 वैल्यूज x की आएंगी। अगर उनको हम सम करें तो ये s जो लिखा होता है इसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। उन 2 रूट्स का क्या होगा, सम होगा यहां पर। और ये माइनस साइन एज इट इज है। ठीक है, यानी देखें ना, ये माइनस अपनी जगह पर है और ये s किसको शो करता है, 2 रूट्स को, उनके सम को। मिसाल के ऊपर एक रूट a है, एक रूट b है, तो हमारे पास उनका सम क्या हो जाएगा, a + b। यानी बेसिकली ये s आपके a + b को शो कर रहा है। इसी तरह ये जो p है ये इन दोनों के प्रोडक्ट को शो कर रहा है, यानी ab को शो कर रहा है। समझ आ गई। तो हमने क्योंकि a + b बनाना है तो ये 11 किसको शो कर रहा है, ये a + b को ही शो कर रहा है। ये एक डायरेक्ट मेथड है, अगर आपको पता है, नहीं पता कोई इशू है ही नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब देखें, दूसरी चीज मैं बताने लगा हूं आपको कि सम ऑफ रूट आपको पता होना चाहिए कि ए बी उसके रूट्स हैं। तो देखें, ये कैलकुलेटर से मैं आपको बताता हूं, मल्टीपल वे से बताऊंगा। मोड में जाओ, 5 में जाओ और 3 प्रेस कर दो, ये 3 आपके पास आ गया। अब देखें, पुट करो 1, पहला कोएफिशिएंट है। अगला क्या है, -11, आगे क्या है 30 और इक्वल प्रेस करो। देखो कितना आया, एक रूट 6 आ गया। दूसरा कितना आया, 5, 6 + 5 11। तो ये सम क्या बन गया, 11 बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, अब दूसरा मैनुअली मेथड बताता हूं आपको। देखिए, अगर 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बराबर आपस में, देखें ये बराबर थी, x² - 11x और +30, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करो, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा x² - bx, फिर -a को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -ax और माइनस प्लस a और b मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, ab हो जाएंगे। अब आप देखें, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो अगेन हम लिखेंगे x² - 11x + 30 = x²। x जब कॉमन निकाले और माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन निकालो और x कॉमन निकालो, तो b + a, इसको हम लिख सकते हैं a + b × x
प्लस ए बी। अब मुझे बताओ ये सम ऑफ रूट्स है कि या नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है या नहीं, बिल्कुल है। अब अगर दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बराबर आपस में तो उनके कोफिशिएंट बराबर होंगे। मिसाल के बाद देखें यहां पर क्या है 1 और यहां पर भी क्या है 1, बराबर है, परफेक्टली फाइन। इसका मतलब है ये जो a प्लस बी है ये 11 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज देखें ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन, तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, हमारा 11 आ गया। इसी तरह ये जो ए बी है ये किसके बराबर होना चाहिए, 30 के, तो ए बी डायरेक्ट कितना आ गया, 30 के बराबर आ गया। ठीक है, अब वो यहां पर आपको ए बी भी पूछ सकता था कि ए बी कितना आता है, तो देखें यहां का जो कांस्टेंट है और इधर का कांस्टेंट वो बराबर होना चाहिए, बिकॉज दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट हैं, आपस में बराबर हैं। गॉट इट। तो मल्टीपल वे से मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखा दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कैसे करना है। लो जी, हमारे हो गए 6 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। मेरे आप जो वीडियोस है ना, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है चैप्टर वाइज भी, बिलीव मी उसमें भी अगर आप देखें तो आपको बड़ा काम देंगी ये वाली वीडियोस। उसमें मैंने एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं, लाइव सेशन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी किए हुए हैं, और मॉडल पेपर पे मिलते जुलते क्वेश्चन है, इतने कोई परेशानी की बात नहीं है। असल मसला है एमसीक्यूज का कि इसमें फुल नंबर एक भी कट गया तो फुल नंबर नहीं आ सकते। अगेन शॉर्ट और लॉन्ग में आपके पास फिर भी ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 7 क्वेश्चन करने लगे हैं। 6 में देखिए 2 into 3 को 6 कहते हैं और 9 को क्या कहते हैं 3 into 3। क्या चीज कॉमन आ रही है, ये 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF जब लिखते हैं तो जो कॉमन आ रहा है वो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय। उसके अलावा देखें ये x स्क्वायर है, ये x है, तो एक x कॉमन आ रहा है, बिकॉज x स्क्वायर इसमें है ही नहीं, जो छोटी पावर है वो लिखेंगे तो x आ जाएगा। इसी तरह यहां पर y है, यहां पर y स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, बिकॉज देखे ना ये y लिखा हुआ है, y स्क्वायर को भी हम y into y लिखते हैं, तो इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है, तो आपके पास y आ गया, तो 3xy क्या हो गया, HCF हो गया। क्या आंसर आएगा, C इज द राइट आंसर। वो मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने कवर किया था चैप्टर 5 तो उसमें मैंने कहा था जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू और स्क्वायर रूट होते हैं ना, ये आपके समेटिव नहीं है, लेकिन इसने एमसीक्यू शामिल किए हुए हैं यहाँ पर, हत्ता कि इसने वहां पर कम लिखा था लीनियर इक्वेशंस बस आ रही हैं, ठीक है, इन वन वेरिएबल, और इसने ये रेडिकल इक्वेशन की और साथ एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई जिक्र नहीं किया था। 8वां क्वेश्चन करते हैं, यहां पर एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आप वो वाला पार्ट भी लाजमी कीजिएगा, उसको स्किप आपने नहीं करना। अब देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने के की वैल्यू बतानी है। अगेन ये भी बड़ा सिंपल है, कैसे भला, देखें ये एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 9 है, इसका स्क्वायर रूट लिया और इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आता है x प्लस के का स्क्वायर। वो के की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखें बड़ा सिंपल है, ये कैसे, अब नोट करें कि ये जो एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है आपके पास, ये वाली, ये इसको फैक्टराइज कर लें। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यस है, कैसे भला, देखें ये जो x है ये x का स्क्वायर है, आपको a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें ये प्लस का साइन है और ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये आपको पहले ही पता है, और प्लस 2 फार्मूले वाला पहला एलिमेंट क्या है, ये पहला एलिमेंट x है, और ये कौन सा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, और यहां पर प्लस का साइन था, तो ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करो 3 2 6, वही चीज बन रही है। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज लिखी हुई है, और ये इसको एज इट इज लिख देंगे। आप देखें ये किसका स्क्वायर है, ये x प्लस 3 होल का स्क्वायर है, और आपको पता है जब एक टर्म का पूरे का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट पावर 1/2 होती है, और ये पावर 2 है, 1/2 2 से क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, और हमारे पास इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, x प्लस के का स्क्वायर। अब देखिए जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास पीछे रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू रह गया x प्लस के स्क्वायर। अगेन दो इक्वेशन आपस में बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, बेसिकली दो एक्सप्रेशन बराबर लीनियर है। क्या है, लीनियर। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी यहाँ का कोफिशिएंट 1, यहाँ का कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, इस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर लो जी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बिकॉज जब दो एक्सप्रेशन इक्वल होती हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग कोफिशिएंट्स या टर्म्स बराबर होती हैं। तो के निकालो। आप याद रखो कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हो, याद रखो जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तो आपने प्लस माइनस लाजमी लगाना है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट आंसर आ गया, बिकॉज ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब ये ऐसा था कि इसमें थोड़ी सी वर्किंग करने की आपको जरूरत थी, अदरवाइज कैलकुलेटर भी आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे भला, ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई थी और यहां पर मैं कोएफिशिएंट डालता हूं 1, अगला कोएफिशिएंट क्या है 6,
अगला कोएफिशिएंट क्या है 9। अब देखिए इसने एक ही आंसर देना है, कौन सा दिया -3, और -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3 यानी x +3। और दूसरी वैल्यू क्या है ये नहीं बताएगा, क्यों? ये देख बताया उसने मिनिमम वैल्यू बता दी। अगर एक वैल्यू आती है इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, तो कैलकुलेटर ने डायरेक्ट आपको बता दिया कि भाई ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखी +6s +11 थी या क्या था, लेट मी चेक इट, +9, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है ये बराबर है x, इसका सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू -3, इधर आके +3 हो जाएगा, यानी आपके पास दोनों रूट x +3 हैं, मतलब x +3 होल का स्क्वायर के बराबर है ये वाली एक्सप्रेशन। तो आप कैलकुलेटर को ऐसे यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं था। एमसीक्यू नंबर 9 में अगर हम देखें तो एमसीक्यू नंबर 9 में द प्रॉफिट ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इज मॉडल्ड बाय दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर अ ब्रेक इवन पॉइंट द फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन। देखिए ब्रेक इवन का मतलब है कि जितना लगा रहे हो उतना यूज हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा, यानी जीरो फायदा हो रहा है, जीरो के बराबर इसको पुट कर देना है और फैक्टराइज कर लो बस। तो क्या यूज करेंगे? कैलकुलेटर, ठीक है, बिकॉज ये कैलकुलेटर आपकी जिंदगी बड़ी आसान करेगा, आपका टाइम सेव करेगा। आप खुद करोगे, गलतियां करोगे, आंसर भी ठीक नहीं आएगा, एम्बैरेसमेंट बढ़ेगी और टाइम वेस्ट होगा। क्या वेस्ट होगा? टाइम। तो टाइम को सेव करने के लिए ब्रेक इवन का मतलब है जितना लगाया यानी इन्वेस्ट किया उतना ही आपके पास वापस आ गया, ठीक है। यानी लेट्स से आपने 1 लाख लगाया, 1 लाख आपके पास वापस आ गया, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके इक्वल पुट कर देंगे? जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है। तो ब्रेक इवन का मतलब है कि आपको x की वैल्यू चाहिए, वो बेसिकली हम कहां से लेंगे? फैक्टराइजेशन यूजिंग कैलकुलेटर। लॉज ये कैलकुलेटर आपके पास है और यहां पर वैल्यू डालें, कितनी है जी? x² का कोएफिशिएंट है 1। अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा टर्म तो उसकी जगह 0 लिखेंगे। अब x है, लिख दें -9 और क्या 20 लिख दिया, इक्वल प्रेस किया, लो जी कितना आ गया? x इज इक्वल टू 5 और ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? -5। x -5 देखें कहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसका मतलब है b और d गलत हो गया। अगली वाली देखें, x इज इक्वल टू 4 यानी x 4 जाके उधर जाके -4 हो जाएगा, x -4 x -5। लो मुझे बताएं इसमें क्या कबाहत है? कोई कैलकुलेटर ने आपकी जिंदगी आसान कर दी कि नहीं? इसके बजाय क्या मिड टर्म ब्रेक करो जनाब और ये करो वो करो, 20 का फैक्टर बनाते रहो, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरी आप वीडियो देखें इस चैप्टर की फैक्टराइजेशन वाली, मैंने काफी डिटेल तरीके से बताया हुआ है। जब कैलकुलेटर आपको कह रहा है कि x इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू 4 है, तो सिंपल इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x -5 फैक्टर बन जाएगा, ये रूट इसको कहते हैं। और ये क्या बन जाएगा? x -4। कहां लिखा हुआ है? ए इज द राइट ऑप्शन। बस आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फैक्टराइज करना था। लो जी अब देखें, ये इनइक्वालिटीज भी मैंने अपने वीडियोस में सॉल्व की हुई है, चैप्टर पूरा मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अगर मेरी वीडियोस देख लें जिसमें एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग हैं, तो बिलीव मी आपके एमसीक्यू वाला सेक्शन भी आराम से हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं टाइम निकाल कर अलग अलग वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा ताकि आपके लिए आसानी होती रहे। अच्छा अब 10वें एमसीक्यूज में देखिए, ऑन सॉल्विंग दिस द वैल्यू ऑफ एक्स। यार इसको सॉल्व करना बाजीचा अतफाल है, कैसे भला? तो ये देखें, आपको पता है ये इनइक्वालिटी है और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 2। दोनों सेम है ना डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल हम न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर क्योंकि माइनस है तो x -3 लिख देंगे और ये साइन इसी तरह रहेगा और 2। अब ये 2 इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर, इधर से करेंगे 2 कट जाएगा, इधर से करेंगे 2 2 उधर 4 हो जाएगा। सो x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इस -3 को इधर ले आए तो जाके क्या हो जाएगा? +3। तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब +3 होगा तो पहले 4 है, 4 + 3 7 हो गया। मुझे बताएं क्या आंसर है? C इज द राइट आंसर। अब बताएं कोई इसमें कबाहत, कोई मुश्किल आपको लगी हो तो बता दें मुझे, कोई इशू है ही नहीं, ठीक है, आसान है ना। सो फार सो गुड। अब देखें यहां पर वो पूछ रहा है विच वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई द इक्वेशन। भाई इसमें बस आपने वैल्यू पुट करनी है और वो भी क्या हेल्प करेगा आपको? कैलकुलेटर। और कोई भी आपको काम नहीं करना, ऐसे काम तो कैलकुलेटर से आराम से हो जाते हैं। तो जिसको नहीं पता था वो आज से कैलकुलेटर परचेज कर ले, क्लास में इसका इससे ज्यादा अच्छा होता है। उसमें 512 या 550 फंक्शन होते हैं, 556 ज्यादा फंक्शन उसमें होते हैं। और ये है FX991ES+ इसको कहते हैं। इसमें थोड़े फंक्शन होते हैं, है ये भी ठीक, लेकिन उसमें ज्यादा फंक्शंस हैं और मैं उसको हाईली रिकमेंड करता हूं। विच वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाई द इक्वेशन। भाई हमने बस y की वैल्यू पुट करनी है, यहां पर जिसका आंसर 3 आ गया वो हमारा आंसर है। एक ये मेथड है, ठीक है।
तो ये देखें, आपने करना क्या है कि इस 0.6 को इन ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करके 1.2 ऐड कर दें, जिसका आंसर क्वेश्चन मार्क 3 आ गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना। हम इसको सॉल्व भी बाय द वे कर सकते थे। पहले मोड में जाता हूं, मैं 1 प्रेस करता हूं और यहां पर आप देखिएगा मैंने क्या करना है, लिखना है 0.6 मल्टीप्लाई बाय, पहले ऑप्शन क्या लिखा है 0.3, वो पुट करूंगा और उसमें ऐड क्या करना है हमने 1.2। आंसर चेक करेंगे, अगर 3 आया ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा 3 नहीं आ रहा। अब अगला ऑप्शन है 1.08, 1 क्या है जी 1.08, इसको पुट करके देखें आंसर 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखें, इसमें हम पुट कर देते हैं 3, करें जी, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एक ये मेथड है, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखें यहां पर y लिखा हुआ है ना, सबसे पहले इसको इधर जाके माइनस कर दें तो आपके पास हो जाएगा 0.6y इज इक्वल टू 3 माइनस 1.2। अब ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपके पास इतना फालतू टाइम नहीं होगा वहां पर कि आप इस तरह के सारे स्टेप लिखें जिस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बस आपको पता चल रहा है ना कि ये 3 लिखा हुआ है और ये 1.2 जाके माइनस हो जाएगा, तो सिंपल आप लिखेंगे 3 माइनस 1.2 ऐसे लिखेंगे कैलकुलेटर पर। लो ये आ गया, तो ये 0.6y के बराबर है ये वाली वैल्यू, और 0.6 हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 9/5 जो है ना, ये बेसिकली 1.8 है, तो इसको लिख लें 1.8, यानी आपके पास ये बन गया 0.6y इज इक्वल टू 1.8। आंसर पहले ही आया हुआ कैलकुलेटर पर, इसको 0.6 से क्या कर देंगे, डिवाइड, बिकॉज y निकाला है ना, तो 0.6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर, ये जो आंसर लिखा हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे कैसे, 0.6 से। आपके पास डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो सारे स्टेप करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप बस कैलकुलेटर देखें तो ये भी 3 आपको दे रहा है, और जो हमने प्लग ऑप्शन किए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मेथड से, उससे भी सेम आंसर आ गया, ठीक है। जो आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। ये कितने हो गया 11, अब हमारे पास आ गया 12, और 12 करेंगे तो 12 चौक 48 होता है, 1/4 MCQs हमारे हो जाएंगे, यानी 25%, ठीक है। आप इस तरह मेथड से कैलकुलेटर से, और जो मैं बता रहा हूं शॉर्टकट्स, उससे करोगे जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने मॉडल पेपर पिछले भी सॉल्व किए हुए हैं, और भी एमसीक्यूज पिछले 5 पेपर भी सॉल्व किए हुए अपने वीडियोस के अंदर। प्लेलिस्ट देखो और एमसीक्यू देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, वो टेक्निक यूज कर लो, आपके लिए बल्ले बल्ले और दही भल्ले है फिर, ठीक है जी। 12वां एमसीक्यू देखें। अच्छा, अब 12वें में कुछ भी नहीं करना। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस, भाई मिड पॉइंट देखें, 2 पॉइंट आपके पास है, मिड पॉइंट का ये तरीका होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक पॉइंट ये लिखा हो ना, लेट्स से ये 2 4 लिखा हुआ है पॉइंट, और ये बी पॉइंट है, ये 6, 10 लिखा हुआ है, तो मिड पॉइंट इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले पहले को ऐड करो, पहले पहले को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, यानी एवरेज लेनी है। क्या करना है, पहले इस पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को बी के एक्स में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, जो दूसरा है, उनको ऐड करके दूसरे को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी मिड पॉइंट लेना है, यानी एवरेज वैल्यू लेनी है, यानी 4 + 10/2 आ जाएगा। अब देखिए 2 6 8, 8/2 करेंगे 8/2 4 आता है, तो 4 कहां लिखा हुआ है, सिर्फ इस ऑप्शन में है और कहीं है ही नहीं। तो बस ये आपका क्या आ गया आंसर, अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंफर्म करना है तो 10 + 4 कितने होते हैं, 14/2 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जर्नल फार्मूला क्या है, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो मिड पॉइंट अगर m है आपके पास, तो क्या आएगा, पहला कोऑर्डिनेट आएगा x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2। लो जी, ये काम करना, यानी पहले में पहला ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दूसरे में दूसरा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया 12 एमसीक्यूज हमारे। इसी तरह 13 में अगर आपने करना है तो 13 में ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। राइज ओवर रन इसका फार्मूला होता है, ठीक है जी। सीढ़ियां जिस तरह होती है ना, तो सीढ़ियां में हम राइज भी कर रहे होते हैं, और रन का मतलब है कि हम एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वाई एक्सिस में भी कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ग्रेडियंट के लिए वर्ड स्लोप आ सकता है। क्या बात आ सकता है, स्लोप, इसको स्लोप भी कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। अच्छा, अब आपके पास जब 2 पॉइंट लिखे हो, देखें ये आपके पास एक पॉइंट है 3, 7, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है 3, -1। भाई स्लोप अगर लेनी है ना आपने m, तो वो क्या होता है y2 - y1। देखें ना, ये आपके पास x1 है, ये क्या है y1, ये क्या है
x2, ये क्या है y2। तो हम करेंगे फार्मूला y2 माइनस 1, चेंज इन y पॉइंट, दूसरे पॉइंट में चेंज डिवाइडेड बाय ये जो पहला पॉइंट है, यानी कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 3, जो कि x2 माइनस x1 है। अच्छा, तो क्या करेंगे, सिंपल ये देखें, आप एक चीज नोट करें, तो हमारे पास y2 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, -5 है, और माइनस y1 करेंगे -7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 करेंगे 0। अब ये बड़ा ट्रिकी है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो अनडिफाइंड होता है। अक्सर बच्चे से पूछे ना कि ये बता दो, और 7वीं 8वीं के बच्चे हो 5/0, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है -12/0, तो वो कहते हैं इसका आंसर 0 आ गया। ओ भाई 0 इसका आंसर नहीं होता। अगर 0 ओवर समथिंग कोई नॉन जीरो नंबर हो, लेट्स से ये है, तो इसका आंसर 0 होगा, ये ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, ये 0 के बराबर नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड अगर आपके पास है ना, तो इसका मतलब स्लोप आपकी क्या है, ये ऐसे है। अगर स्लोप अनडिफाइंड है, इसका मतलब है वाई एक्सिस में बंदा मूव कर रहा है, उसकी एक्स वैल्यू कांस्टेंट है। और याद रखें, एक्स एक्सिस में एक चीज बताने लगा आपको, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ऐसे करके अगर एक्स की वैल्यू सेम है तो लाइन आपकी ऐसे जाएगी। देखें, एक्स इज इक्वल टू क्या था, दोनों में 3 था, ये देखें, और y चेंज हो रहा है 7 और -5। तो इस पूरी लाइन में ये जो मैंने लाइन बनाई, लेट्स से ये y एक्सिस आपके पास है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। ये जो लाइन है ना, इसमें यहां पर x इज इक्वल टू 3 लिखा होगा। इस पूरी लाइन में x आपका चेंज नहीं हो रहा, आप मूव कर रहे ऊपर, y चेंज हो रहा है। तो इसमें जो एंगल बनता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, वो 90 डिग्री बनता होता है। जो वर्टिकल लाइन है हमेशा हॉरिजॉन्टल साइड क्या बनाती है, 90 डिग्री, और हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम एंगल मेजर करते हैं। अच्छा, तो स्लोप क्या आ गई, अनडिफाइंड। यहां पर कैलकुलेटर बड़ा जरूरी है। अच्छा, किसी बच्चे से पूछेंगे कि 0/0 क्या होता है, वो कहते हैं 0 होता है। भाई 0/0 अनडिफाइंड, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो अनडिफाइंड। देखें मैथ एरर। इसी तरह आप ये करके देखें, लेट्स से 2/0 करें तो वो भी अनडिफाइंड ही होगा। देखें, हाँ, 0 बाय समथिंग नॉन जीरो हो, जिस तरह लेट्स से -12 है, तो इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है। न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0 ना हो तो फिर 0 होता है, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो या दोनों 0 हो तो आपके पास अनडिफाइंड होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी इज द राइट आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, अगर y कोऑर्डिनेट सेम हो जाए और x डिफरेंट हो, y सेम हो जाए, तब आंसर 0 होता है। बिकॉज जब आप करोगे ना y माइनस y -7 और -7 प्लस हो जाएगा, तब 0 आंसर आएगा। समझ आ गई बात की, चलो गुड हो गया। ये इंपॉर्टेंट था, और सिंपल हमने फार्मूला स्लोप के लगाया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। लो जी, ये हमारे हो गया 13 MCQ। अब हम करते हैं 14। तो 14 में भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, देखिएगा जरा। This is the 14th question MCQ. और if y is equal to 2x plus c passes through this point, what is the numerical value of c? अब देखें, हमारे पास ना, मैं आपको एक एडिशनल चीज बताता हूं जो कि आपको आगे कहीं यूज हो सकती है। y is equal to mx plus c है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एक जेनेरिक फॉर्म भी होती है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन वेरिएबल। स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एक जर्नल फॉर्म होती है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म, जनरल फॉर्म। और ये कौन सी स्टैंडर्ड होती है। इसमें ये जो m है, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको स्लोप भी कहते हैं। और ये जो c है, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, कि ये लाइन y एक्सिस को कट कहां पर करती है, y इंटरसेप्ट उसको कहते हैं। एनीहाउ, फरहाल ये फॉर द टाइमिंग ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमें ये दी गई है इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस c, और हमें ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ना 310, ये इसमें से लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, तब c की वैल्यू, और पॉइंट क्या 310। हमें कहा गया कि ये एक लाइन है और इस लाइन में से, यानी ये लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है, तो तब c की वैल्यू बताओ। याद रखो, अगर एक लाइन एक पॉइंट में से पास कर रही है, लेट्स से ये पॉइंट ये था, ये पॉइंट आपके पास ये था, और ये लाइन इसमें से पास कर रही थी, ठीक है, ये तो लाइन तो ठीक नहीं बनी। लेट्स से ऐसे करके ये लाइन इसमें से पास कर रही है, और ये पॉइंट 3,10 है, और लाइन की इक्वेशन ये वाली है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर y है वहां पर y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, और जहां पर x है वहां पर x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। हमें पता है कि पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो इस इक्वेशन में जहां पर x है वहां पर x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, और जहां पर y है वहां पर y कोऑर्डिनेट पुट, बस c आ जाएगा। यानी
अगर एक लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब कि अगर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी या डिफरेंस 0 हो जाएगा अगर पूरे को हम इधर ले जाए तो। पुट करो, y की जगह क्या पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या है 3, 2 इंटू 3 प्लस c निकालना है, करें जी 2 और 3 टू द 6 प्लस c, ये c इधर 6 जाके माइनस हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 10 माइनस 6 एंड आंसर इज 4। लो जी आ गया। कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। ये लाइन थी, ये पॉइंट था, जहां पर x था वहां पर 3, जहां पर y था वहां पर 10, c निकाल लो ना। अब इतना सिंपलीफाई तो आप कर सकते हो, तो आंसर कितना आ गया, 4 इज द राइट आंसर। लो जी ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और ये चीजें मैंने कवर की हुई हैं अपने वीडियोस के अंदर, मेरे लाइव सेशन देखें, रिकॉर्डेड वीडियो देखें, तो बिलीव मी आप बड़ा नॉलेज गेन करेंगे और फुल मार्क्स आने इजी हो जाएंगे। नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएंगे। अगर आप बस यही करते रहेंगे, ये वाला जो मॉडल पेपर हमने किया, तो फिर बात नहीं बनने वाली। आपको प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टेस्ट करने हैं। तो 15 एमसीक्यू देखो, ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन में से है। तो इस चैप्टर में से 3-4 एमसीक्यूज आ गए। ग्रेडियंट के पहले हमने क्या कर लिए, ठीक है, स्लोप, ग्रेडियंट, ये सारे इसी से मिलते जुलते हैं। लो जी 15 नंबर एमसीक्यूज में the line y is equal to this, देखिए mx plus c is perpendicular to another line, what is the gradient of another line। अच्छा, अब यहां पर एक और प्रिंसिपल यूज होता है, याद रखें। अगर आपके पास एक लाइन ये है ना, ये एक लाइन आपके पास है, इसको हम कहते हैं लेट्स से दिस इज लाइन L1 और इसकी जो ग्रेडियंट है वो m1 है। याद रखें m को शो करते हैं ग्रेडियंट को और स्लोप भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी या स्लोप। स्लोप किसका होता है, राइज ओवर रन, यानी चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, यानी चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ये बेसिकली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये बेसिकली इसका फार्मूला है। अच्छा, ये एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। दूसरी लाइन क्या है, L2, और इसकी स्लोप क्या है, m2। याद रखें अगर L1 इज पैरेलल टू L2 हो, ये जो दो स्लैश में लगाई बार सी, इसकी शो करता है पैरेलल लाइंस। क्या, पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनकी ग्रेडियंट्स या स्लोप्स बराबर होती हैं। इफ L1 is parallel to L2 then M1 is equal to M2 होता है। ये चीज आप ज़हन में रखनी है, आपने MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ we taking another example कि two lines हमारे पास हैं and now they are perpendicular to each other, जैसे x axis और y axis वाली लाइन होती है। ये आपका एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, लेट्स से ये this is L1, this is L2, और if L1 and L2 are perpendicular मतलब उनका कितना एंगल बन रहा है, दोनों में 90 डिग्री। if L1 is perpendicular to L2, this symbol is known as perpendicular सिंबल। उसका साइन है कि दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हो, इसको बेशक आप कहते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, उससे फर्क नहीं पड़ता। देन क्या होता है, देन आपके पास स्लोप्स का प्रोडक्ट, बिकॉज लेट्स से इट्स स्लोप इज m1 और इसकी स्लोप क्या है, m2, तब दोनों का जो प्रोडक्ट है m1 m2 दैट इज इक्वल टू -1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीज मैंने बताई, बड़े काम की चीजें बताई हैं। या अगर आपके पास एक लाइन की स्लोप गिवन है, दूसरे की निकालनी है, तो m2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 ओवर m1, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अ स्लोप। एक स्लोप गिवन है और बताया दोनों परपेंडिकुलर है, तो जो गिवन है उसको उल्टा दो और साथ साइन उसका चेंज कर दो, दूसरी स्लोप आपके पास आ जाएगी परपेंडिकुलर केस में। आप देखें यहां पर करो भाई, वो देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, यहां पर ऊपर के y इज इक्वल टू mx प्लस c है। m स्लोप है या ग्रेडियंट है, m स्लोप है या ग्रेडियंट है, दोनों के एक ही चीज के दो नाम हैं। पता क्या चला कि अगर ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो यहां से जो m की वैल्यू इसको हम m1 कह देते हैं, वो कितनी है, 5। स्लोप ग्रेडियंट 5 आ गई, तो एक लाइन की 5 स्लोप गिवन है। अब वो कहता है इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, दूसरे लाइन पर ये परपेंडिकुलर जिसकी स्लोप ही है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन, यानी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट बताओ। तो भाई क्या ग्रेडियंट होगा, उसका ग्रेडियंट m2 निकालना है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो बस। यानी आपके पास 5 है, 5 को उल्टाओ और उसका साइन भी चेंज कर दो, -1 ओवर 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब कंफर्म कैसे करेंगे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू -1। ये क्या लिखा हुआ है, m1 m2 -1 होगा। अब देखें ये आपके पास 5 है
अगर 5 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो -1 आएगा, और -1 अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट आ गया, इसमें मतलब दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। और समझ आई कि अगली भी गई। अगर पैरेलल होती, अगर ये क्या लिखता इज पैरेलल टू अनदर लाइन, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, तब सेम आपके पास स्लोप होती है, बिकॉज जब लाइन पैरेलल होती हैं तो m1 m2 के बराबर होता है, जब परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, या दूसरी की जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो पहले का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो परपेंडिकुलर में रेसिप्रोकल करो, उल्टाओ और साथ साइन भी चेंज करो, अगर ये प्लस है तो उसका माइनस होगा, अगर ये माइनस होता तो उसका प्लस होता। मैंने आपको बड़े आसान तरीके समझा दिया, इससे ज्यादा आसान समझाना आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई और टूल है कि मैं समझाऊं आपको। लो जी 16 MCQs। अब ये जो अगले MCQs 3-4 आ रहे हैं ये आपके पास स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम समथिंग लाइक दैट हैं, और परेशान ना हो, ये तो बड़े आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। चलो जी अब हम करते हैं MCQ नंबर 16वां MCQ, ठीक है, 16 जमाता पास। टू स्कूल्स आर लोकेटेड एट पॉइंट दिस एंड दिस ऑन अ मैप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपको बात बात ऐसा वो जनाब सिनेरियो बताएगा कि आप कहेंगे ओ ये तो 6-7 लाइनें आ गई, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, मुझसे ये नहीं होगा। तो डरना नहीं भाई, ठीक है, घबराना नहीं, पप्पू शहजाद चैंपियन, घबराना नहीं। आपने घबरा गया, जो डर गया वो मर गया। अब दो स्कूल हैं, ये एक स्कूल है, लेट्स से इसको ए कह देते हैं, इसका पॉइंट बता दिया कि कितना है 2,3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। दूसरा स्कूल आपके पास बी है, ठीक है, और ये इसके कोऑर्डिनेट बता दिए कितने हैं जी 8,11 है, ठीक है। एक मैप पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को क्या कर दो आपस में ज्वाइन लाइक दिस, और ये डिस्टेंस डी निकालना है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आज ऑप्शन सारी पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है पॉजिटिव होता है। आप देखें डिस्टेंस फार्मूला देखें, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है उसमें x1, y1 उसके कोऑर्डिनेट है, और बी पॉइंट के x2, y2, तो डिस्टेंस डी निकालने का फार्मूला बस याद रख लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो। अब डिफरेंस बेशक x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, इन डिस्टेंस का डिफरेंस का स्क्वायर ले लो, प्लस इस तरह y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, y2 माइनस y1 करो या y1 माइनस y2 करो, और पूरे का क्या ले लो स्क्वायर रूट, पूरे का क्या ले लो स्क्वायर रूट। ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। चले जी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें डिस्टेंस निकालो, निकालो डिस्टेंस, तो 8 माइनस 2 क्या करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये देखें 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 11 में 3 निकालें, बस लिख देते हैं 11 माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लो जी ये करना है बस। तो कैलकुलेटर कब काम आएगा आपके, ये देखें 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गए 8, 8 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लो। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 100 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 10 यूनिट्स आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अच्छा ये एक मैंने किया, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, देखो 2 माइनस 8 करके देखो, d इज इक्वल टू 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस आप ऐसे करो 3 माइनस 11 का स्क्वायर। याद रखें कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर आपको नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो d कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 माइनस 6, अब आपने ऐसे लिखना है माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 8 ऐसे लिखना है, बाहर माइनस नहीं लगानी। अब अगेन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 और ये 64 होता है, और अगेन 100 का स्क्वायर रूट बन गया, वो कितना होता है 10 होता है, 10 यूनिट्स आंसर आपके पास है। तो कैलकुलेटर से भी आप बेसिकली ये कर सकते हो, ठीक है। ये देखें कैलकुलेटर ओपन किया, दिस इज कैलकुलेटर, पुट अ स्क्वायर रूट हियर डिस्टेंस के लिए। अब करें 8 माइनस 2 या उल्टा कर लें, अब देखें 2 माइनस 8 ऐसे कर लेते हैं, 2 माइनस 8 ब्रैकेट की क्लोज और ये स्क्वायर प्लस क्या है 3 माइनस 11 ब्रैकेट लगाई, 3 माइनस 11 और इसका स्क्वायर और इक्वल प्लस कर दिया, 10 आ गया कि नहीं आ गया, क्या औखा काम है, कोई औखा काम नहीं है। तो 16 MCQs हमारे हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 17 नंबर MCQ।
ऑन अ टॉय मॉडल कार द लेंथ ऑफ अ डोर इज 3 सेंटीमीटर। एक डोर की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इफ द एक्चुअल कार इज एग्जैक्टली 40 टाइम्स लार्जर देन द मॉडल, मॉडल के हर पार्ट से 40 टाइम्स ज्यादा है वो एक्चुअल जो कार है। What is the length of the door on the actual car? आप देखें जैसे घर बनाते हैं, नक्शा एक पेपर पर होता है, लेकिन घर का साइज तो बड़ा होता है ना। वो कनाल का हो सकता है, 2 कनाल का, 10 मरले का, 5 मरले का, और नक्शा कितना होता है? 2-3 फुट का मैक्सिमम। ठीक है, तो इस वजह से जो मॉडल में शो किया गया डोर का साइज वो 3 सेंटीमीटर था। डोर साइज जो मॉडल में है, मॉडल में इन मॉडल वो कितना शो किया गया, वो आपको बताया गया वो 3 सेंटीमीटर है। लेकिन एक्चुअल में हर जो पूरी कार है वो 40 टाइम्स लार्जर है मॉडल से। यानी मॉडल के हर साइज का जो पार्ट है उसका 40 टाइम्स, उसको 40 टाइम्स यानी 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी हर पार्ट की। हमने डोर की एक्चुअल लेंथ निकालनी है। अब डोर का साइज 3 सेंटीमीटर है, हर पार्ट 40 टाइम्स लार्जर है फिजिकल, तो इसका मतलब जो एक्चुअल आपके पास कार की लेंथ आ जाएगी, एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, वो क्या करेंगे, ये जो मॉडल लेंथ है इसको 40 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 120 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ आई कि अगली भी गई? क्योंकि एक्चुअल कार का हर पार्ट 40 टाइम्स है लार्जर कंपेयर टू द मॉडल। तो मॉडल के अगर डोर 3 सेंटीमीटर था तो एक्चुअल कार का डोर कितना होगा? 120 सेंटीमीटर। समझ आ गई ना? चले, समझ आपको आ गई ही है, आ गई थे, छा गई। अच्छा जी, यहां से कॉपी करते हैं हम अगला एमसीक्यू नंबर 18। अब आपको लग रहा है कि ये 5-6 लाइन लिखी हुई, परेशान नहीं होना, ठीक है। बच्चे बड़े घबराते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए स्टेटमेंट वाले, या डायग्राम आ जाए, या मैथमेटिक्स के अंदर स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ जाए, वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। भाई कुछ भी नहीं करना, बस पढ़ो स्टेटमेंट। हाँ, अगर आप फील करते हो इट इज टाइम कंज्यूमिंग तो मूव फॉरवर्ड। ये बड़ा अच्छी क्राइटेरिया होता है और टेक्निक होती है कि आपको अगर एक चीज जो है वो आपको मुश्किल लग रही है समझने में, तो आप इसकी वजह के बैठे रहो, जस्ट मूव फॉरवर्ड, अगले कर लो, बाकी फिर कर लीजिएगा। और इनके सामने बबल होती है, ये नहीं है कि बबल आप कोई गलत फिल कर दीजिएगा, इसकी जगह अगली बबल फिल कर दे, ऐसा नहीं करना। अब बेकरी मेक्स 2 साइजेस ऑफ सिमिलर क्यूब शेप्ड केक्स। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूब शेप्ड केक्स हमारे पास हैं। ये वर्ड क्यूब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर होता तब उसका डिफरेंट मीनिंग होता। The larger cake has side that are twice as long as the smaller cake. जो larger cake है ना, 2 केक्स आपके पास है, 2 साइज के। जो larger cake है वो 2 times है smaller cake, यानी जो larger जो साइज का केक है, जो larger केक है उसकी हर साइड वो 2 times है smaller केक से। 2 times smaller केक का जो साइज है ना, smaller केक उससे। ठीक हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इफ द स्मॉल केक रिक्वायर्स 1 कप ऑफ बटर। अगर स्मॉल केक के लिए बनाने के लिए आपको 1 कप बटर का चाहिए, हाउ मेनी कप्स ऑफ बटर आर नीडेड फॉर द लार्जर केक। तो लार्जर केक के लिए कितने आपको कप चाहिए बटर के? यार याद रखें, जब भी हम क्यूब की बात करें ना, तो क्यूब में आपके पास एक वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये करते हैं। तो एक्चुअली क्यूब ले रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर आता है या सेंटीमीटर आता है या जो भी यूनिट है। तो बेसिकली अगर आपको एक चीज गिवन है लेंथ, तो उसका क्यूब ले लेंगे तो आपके पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर हमें ये पता है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये बड़ा जो केक है उसको अगर फाइंड करना है तो उसका हर साइज जो है वो छोटे जो कप केक है, जो भी केक है उसका 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब अगर क्यूब हमने कप निकालने ना, बड़े क्यूब के नंबर ऑफ कप्स निकालने हैं कि बटर के कितने कप्स आएंगे, बटर कप्स कि कितने चाहिए इसके लिए, तो छोटे को कितने चाहिए? 1 कप चाहिए। छोटे को कितना चाहिए? 1 कप। और क्यूब लेने के लिए ये हम क्या करते हैं, हमारे पास वो फैक्टर है जो कि दोनों के दरमियान रेशियो बेसिक डिफाइड बता रहा है। छोटे बड़े की जो रेशियो है ना, ये बेसिकली आपके पास ऐसे है कि अगर छोटा जो कप है उसका साइज अगर 1 है तो इसका बड़े का कितना होगा? ये लार्जर है और ये क्या? स्मॉलर है। ये रेशियो है। तो दोनों का क्यूब ले लो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जब हमने क्यूब के लिए बटर का निकालना है कि कितने केक यूज होंगे, तो 2 का क्यूब ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 का क्यूब। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 कप्स आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे?
अगर उसका एक कप चाहिए आप, क्योंकि 1 है ना, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होता है, यानी 1 का क्यूब लें वो 1 आएगा, 2 का क्यूब लें 8, तो 8 टाइम्स ज्यादा कप चाहिए। अगर छोटे के लिए आपको 1 कप चाहिए तो बड़े के लिए आपको 8 into 1 कप चाहिए, टोटल 8 कप्स किसके चाहिए, बटर के। तो तरीका क्या बताया, जो रेशियो आपके पास होती है वो साइज बताया था कि 2:1 है, बस इसका क्यूब के लिए क्यूब ले लो। अगर यहां पर स्क्वायर होता, कुछ क्या होता, स्क्वायर होता, हम इसका स्क्वायर लेते, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते। तो अगर नंबर ऑफ जो बटर कप्स हैं, बटर कप्स रिक्वायर्ड फॉर लार्जर साइज क्यूब, अब ये लिखना समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने वहां पर कुछ भी नहीं करना, ये चीजें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी हल करेंगे। तो आपने इसका क्यूब ले लेना है, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय कितना साइज, जितना आपका यूज होता है, 1 का यूज होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब के लिए आपने ये जो फैक्टर होता है, स्केलिंग फैक्टर इसको कहते हैं, इसे स्केल हो रहा है, ये लीनियर फैक्टर है, इसे स्केल हो रहा है। ठीक है, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। क्यूब के लिए इसका क्यूब ले लें और मल्टीप्लाई कर लें जो रिक्वायर्ड साइज गिवन है आपको, जो गिवन साइज है वो 1 था, बटर कप था, और जो चाहिए हमें वो 2 का क्यूब इनटू आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वॉल्यूम के लिए क्यूब में क्या वर्ड है, जब क्यूब आएगा तो जेन में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम का वर्ड आपके जेन में आना चाहिए। जब स्क्वायर होगा तो एरिया आना चाहिए, तो एरिया में हम क्या करते हैं, एरिया में स्क्वायर लेते हैं और वॉल्यूम में क्यूब लेते हैं। लो जी, 19 MCQ, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 8 कप्स। तो मैंने मार्क नहीं किया तो इसको मार्क कर लेते हैं पहले, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये आपके पास ही 8 कप आ गया। ठीक है, 8 कप, 8 जन्नत के दरवाजे हैं, अल्लाह ताला हमें हर दरवाजे से दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए, यानी आपको बुलाएंगे, फरिश्ते आवाज देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। ठीक है जी, 19 नंबर MCQ, 2 इंटरसेक्टिंग रॉड्स फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं अगर उनको ऐड किया जाए तो आंसर 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री में 1 यानी सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री। और अगर 90 डिग्री हो तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर सम किसके बराबर हो 90 के तो उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री। वेयर वन एंगल इज 3 टाइम्स अदर, यानी अगर एक एंगल x है ना तो दूसरा एंगल उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एंगल आएगा। यानी अगर एक एंगल x है, छोटा एंगल x है, तो वन एंगल इज 3 टाइम्स द अदर। अगर एक एंगल x है, दूसरा एंगल जो है वो 3x है, ये दूसरा एंगल है, ये सेकंड एंगल है, और ये एंगल कौन सा है, फर्स्ट एंगल है। ठीक है, तो दोनों का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है। तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। अब देखिए हमें पता है कि दो एंगल है, एक एंगल 3x है, दूसरा एंगल x है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री। अगर कंप्लीमेंट्री होता तो 90 डिग्री होता, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180। तो आपने 4 से बस डिवाइड कर देना है, तो 180 को 4 से डिवाइड करें यूजिंग कैलकुलेटर, तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आ गया। अगर यही क्वेश्चन में कहता कंप्लीमेंट्री एंगल है तो यहां पर 90 लिखते थे, कितना लिखते, 90/4, तो 90 को 4 से डिवाइड कर देते। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दिस इज, तो 90 को करते तो 22.5 आता मेरे ख्याल में। ठीक है जी, चलेगी, ये हमारा 19 क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेशक हैं लेकिन आसान है। अब इसमें 20 नंबर जो MCQ है, 20 नंबर को मैं कॉपी करता हूं और इसको करते हैं हम MCQ नंबर 20 पर पहुंच गया, 2020 T20। अच्छा जी, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव स्लोप 1 and 1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। अब याद रखें एक चीज, मैंने क्या पीछे बताया था आपको कि दो स्लोप ग्रेडियंट को भी कहते हैं। वो कहता है दो लाइनें हैं, ये दो ट्रायंगल की साइड्स हैं, लेट्स से जिस तरह ये आपके पास ट्रायंगल है और दूसरी ये ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ना। वो कहते हैं इनकी एक के स्लोप 1 है, एक के स्लोप 1 है, दूसरे के स्लोप -1 है, -1, तो दोनों में एंगल क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो स्लोप्स के प्रोडक्ट -1 के बराबर हो तो वो लाइंस क्या होती हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, और परपेंडिकुलर लाइन में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पीछे बताया आपको, देखें ये 1 है ना
और इसका रेसिप्रोकल लो, वो 1/1 आएगा, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करो माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 आंसर आएगा। और पीछे बताया अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, और परपेंडिकुलर लाइंस होती वो हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, क्योंकि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आता है, इट मींस बोथ साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, तो आसान हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। ये क्या हो गया, इसका बी आंसर आ गया 21। अब ये भी आसान है, ठीक है, इसमें देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है, ये एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। आपने परेशानियों ने जो तरीका बता दिया मैंने, वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बोला था, क्यूब लेना है, और एरिया के लिए क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, बस ये चीजें। टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कोरस्पोंडिंग साइड्स इन द रेशो। रेशो के क्या साइड है भाई, रेशो के साइड आपके पास है 1:3। भाई 1:3 है ना, एरिया का लेना है ना, तो आपने इसी का क्या ले लेना है, स्क्वायर, बिकॉज अब एरिया की बात हो रही है, एरिया में लेंथ इनटू विड्थ करते होते हैं, ठीक है। तो अगर रेशो ये लेंथ की रेशो गिवन है, साइड्स की रेशो गिवन है, तो एरिया के लिए क्या करेंगे भाई, इनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, एरिया के लिए इनका स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए क्यूब लिया था पीछे हमने, तो उसके लिए 1:9 आ जाएगा। इसी ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ये गलत आंसर हो जाएगा अगर 9:1 करेंगे। जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में स्क्वायर ले लो एरिया के लिए। अगर यही वॉल्यूम होता तो हम क्यूब ले लेते, फिर द आंसर इज डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना सिंपल हो गया, कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा जी, अब हम करते हैं 22 नंबर एमसीक्यू, एंड दैट इज, ये भी आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब देखें 22 नंबर एमसीक्यू में ये गौर तलब एमसीक्यू है, आपने नोट करना है। अ क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम। अब देखो क्यूबॉइड आ गया, क्यूब की बात हो रही है, तो हमें हमने बात आनी चाहिए, क्या लेना है, क्यूब लेना है हमने। उसका वॉल्यूम बता दिया गया, कितना वॉल्यूम है जी, 1000। जो गिवन वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, या क्यूबिक सेंटीमीटर है। इट इज इनलार्ज बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ 2। वो कहते हैं इस स्केलिंग फैक्टर से इनलार्ज हो रहा है। जिस तरह पीछे याद करें वो बॉक्स जो हमने बात की थी, स्मॉलर कप लार्जर कप, ठीक है, वो डबल था, तो 2 का क्यूब लिया था हमने। तो यहां पर भी स्केलिंग फैक्टर कितना है, लीनियर स्केलिंग फैक्टर्स कहते हैं, स्केलिंग फैक्टर 2 है, ठीक हो गया। इस बॉक्स को कहते हैं इनलार्ज कर रहे हैं, जो भी आपके पास क्यूब पड़ा हुआ है उस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, उसको इनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इनलार्ज क्यूब, छोटे क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। अब बड़ा क्यूब स्केलिंग फैक्टर 2 से होगा, तो भाई जब ये इनलार्ज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब अगर निकालेंगे, लार्जर क्यूब, तो कैसे बताया था मैंने आपको, लार्जर क्यूब, हम इसका क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के लिए लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, ये लेंथ विड्थ हाइट 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। छोटा क्यूब वो कितना है, 1000, बस ये करना है आपने। पीछे भी हमने ये किया था, उसके लिए छोटा के लिए 1 कप चाहिए थे, बड़े के लिए कितने कप, 2⁻³ into 8 हमने किया था, तो इसमें भी यही है, ठीक है। तो 8 को 1000 करेंगे तो 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये नहीं करना आपने कि अगर लार्ज बाय फैक्टर 2 कर रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं नहीं, वॉल्यूम के लिए आपको लेंथ वेट हाइट चाहिए, तो फिर आपने उस 2 का क्यूब लेने, जैसे यहां पर हम ले रहे हैं। हाँ, अगर यहां पर एरिया होता तो फिर हम 2 का स्क्वायर ले रहे होते। गॉट इट? तो आंसर क्या आ जाएगा, 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बस ये छोटा सा ट्रिक आपने देखना है, जो लीनियर फैक्टर होता है उसका क्यूब लेते हैं, अगर क्यूबॉइड वगैरह हो, वॉल्यूम निकालना हो और एरिया निकालना हो तो स्क्वायर लेते हैं। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, बस। अब ये 23 नंबर एमसीक्यू हमारे पास है। अ गोट is tied to a corner of a square field with a 7-meter rope. The locus point it can graze is a graze किसको कहते हैं, घास चरना, ठीक है। वो जो बकरे खाते पीते हैं, घास फूस खाते हैं, पट्टे खाते हैं, ठीक है, चारा खाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रेज करना। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो वो कहता है वो जो लोकस बनेगा जिसमें बकरा मूव कर सकता है उस एरिया में, या जिस तरह वो मूव करेगा, वो लोकस क्या बनेगा, क्वार्टर बनेगा, सर्कल, सेमी सर्कल, फुल सर्कल, स्क्वायर बनेगा। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड कौन सी है, स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड एक बना लेते हैं, वैसे ये स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं, बल्कि काम मैं करता हूं यहां से एक बॉक्स ही बना लेते हैं हम, इसकी बजाय मैं इधर से ड्रा करूं। आई कैन ड्रा फ्रॉम हेयर, ये शेप्स हमारे पास गिवन होती हैं, और ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को हम ऐसे करके एक स्क्वायर बना लेते हैं। लो जी, ये स्क्वायर फील्ड हमने बना ली,
ठीक हो गया जी। अब इसमें कहते हैं गोट जो है ना वो एक कॉर्नर से टाइड है, कॉर्नर टू अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ये गोट साहब को इधर हमने बांधा हुआ है, इधर गोट को बांधा हुआ है, और उसके साथ जो रोप है ना उसकी लेंथ बताई हुई है, कितनी लेंथ है, 7 मीटर रोप। ठीक है, तो लेट्स से उसकी लेंथ है 7 मीटर। आप देखें ना गोट के 7 मीटर है, गोट इधर भी खड़ा हो सकता है, इधर भी जा सकता है, और इससे देखें स्क्वायर से बढ़ेगा नहीं, ये स्क्वायर फील्ड से गोट बाहर नहीं जाएगा। तो लेट्स से गोट आपके पास उसकी 7 मीटर लेंथ है, और वो हम गोट को इधर बना लेते हैं, यहाँ पर कोई गोट छोड़ खड़ा है। ठीक है, ये गोट है आपके पास, ये बकरा है। ठीक है, तो ये 7 मीटर लेंथ है गोट साहब की। अब देखें गोट जो जा सकता है, गोट मूव कर सकता है, गोट इधर भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है इधर तक, और गोट इधर से इधर भी जा सकता है ऐसे। तो वो बेसिकली क्या करेगा, इस तरह करके एक सेक्टर कवर करेगा ऐसे करके, और ये गोट ऐसे जा सकता है। अगर ये लेंथ इधर तक कर दें तो गोट मैक्सिमम इधर जा सकता है इन पॉइंट्स तक। अगर ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इट कैन मूव बिटवीन दीज पॉइंट्स, बस ऐसे जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा गोट बाहर नहीं जा सकता। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन और ये जो लाइन है, इनके दरमियान एंगल कितना है, बिकॉज सेक्टर का ये जो कितना मूव होती है लेंथ, ये डिसाइड करती है इस एंगल से। ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। तो हमें पता है सर्कल में टोटल 360 होता है, 90 से उसको डिवाइड करें तो आपके पास 9 चौक 36, तो चौथा हिस्सा बनता है क्वार्टर सर्कल। तो 90 डिग्री का मतलब है कि जो गोट मूव कर सकता है वो एक क्वार्टर सर्कल में मूव कर सकता है। ठीक है ना, आपके पास ये साइड है, आप इसको ऐसे कर लें, ये साइड आपके पास है, ये साइड आपके पास है। द गोट कैन मूव बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ऐसे ऐसे। ये देखें, ए था, ये ओ था, ये बी था, ये क्वार्टर सर्कल बनता है। अगर मैं ऐसे करूं ये सेमी बन जाएगा, फिर एक और वो 3 टाइम्स बन जाएगा, 3/4, और फिर फुल करें तो फुल सर्कल। तो ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री एंगल। तो ये क्या बन जाएगा, क्वार्टर सर्कल है। गोट साहब इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, गोट इससे बाहर नहीं जा सकता। तो वो कितना एंगल कवर कर सकता है, फ्रॉम दिस टू दिस लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 90 डिग्री बनता है। तो इस वजह से क्वार्टर सर्कल है। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, मैंने आपको समझा दिया। और कॉर्नर पर बंधा हुआ है गोट साहब, इधर बंधे हुए हैं। ठीक है, गोट देखें, अगर गोट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इस लाइन पर जाएगा, इधर जाएगा, इस लाइन पर जाएगा, लेकिन दोनों को ज्वाइन करें तो एंगल 90 डिग्री कवर हो रहा है, एंड दैट कंप्लीट्स द क्वार्टर सर्कल। लो जी, 24 एमसीक्यूज आ गया। वी आर टचिंग द हाफ डिस्टेंस। ये हमारे आधे एमसीक्यूज होने लगे हैं। ठीक है, MCQs are very important to understand a concept as well. अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर कुत्ते की बात हो रही है। A dog is tied to a fixed pole. अब एक पोल के साथ डॉग को हमने बांधा हुआ है, इसमें कोई स्क्वायर फील्ड का जिक्र नहीं किया गया। ये पोल है और इसके साथ एक कुत्ता बांधा हुआ है। यहाँ पर कोई डॉगी है, ठीक है, डॉगी मुझे बनानी नहीं आता, अब ये डॉग ऐसे कह देते हैं इसको, और ये पोल है, इसके साथ बंधा हुआ है, और विद अ रोप 5 मीटर लॉन्ग। तो ये 5 मीटर रोप है। The set of all points dog can reach. देखिए यहाँ पर लोकस था, लोकस का मतलब है तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करो। अगर कुत्ता इधर जाता है या इधर जाता है तो ये बेसिकली वो पाथ बनता है आपका, ये पाथ बनता है जिसमें कुत्ता इधर भी जा सकता है और कुत्ता इधर भी जा सकता है। कुत्ता सर्कल गोट जो था, ठीक है, तो इधर और इधर जाने से ये पॉइंट बन रहे हैं बेसिकली, तो इसको क्वार्टर सर्कल कह रहे थे। लेकिन अब डॉग है तो डॉग किस तरह कवर कर सकता है। देखें, अगर डॉग इधर है और कोई इसमें आपके पास कोई स्क्वायर फील्ड नहीं है, ओपन स्पेस है, फिक्स इन अ पार्क के अंदर है, पार्क में पोल के साथ बांधा हुआ है, तो डॉग कैन मूव लाइक दिस, इट कैन मूव इन अ सर्कल, बिकॉज वो कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, जिस तरह अक्सर कुत्ते ऐसे दौड़ते रहते हैं, ठीक है, तो पूरा सर्कल अब वो कवर कर सकते हैं। अब उसके पास कोई लिमिटेड ऑप्शन नहीं है कि वो कॉर्नर के साथ बंधा हुआ है और स्क्वायर फील्ड है। तो इस वजह से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला। ठीक हो गया जी, चले 25th MCQ। ये आसान है, ठीक है, अतः के कैलकुलेटर भी आप इसमें हेल्प करता है। ये अगर मेरी आप वीडियोस देखें, कैलकुलेटर पर मैंने अलग से वीडियो बनाई 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके साथ मैंने बनाई हुई है। तो कैलकुलेटर पर वीडियो देखें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो पहले इसको हम मैनुअली करते हैं, फिर कैलकुलेटर पर करते हैं। ठीक है, और दोनों ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपके पास 135 डिग्री है, रेडियन में जाना है तो रेडियन में जाने के लिए पाई ऊपर आएगा, क्योंकि पाई रेडियंस होते हैं। 180 डिग्री पाई के बराबर, पाई बाय 180 से बस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, एंड यूज कैलकुलेटर। देखें, ये आपके पास 135 है और 135 को हम डिवाइड कर देंगे 180 से, और पाई अपनी जगह पर रहेगा तो 3/4 आ जाएगा। तो 3π/4 आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, 3π/4। 3π/4 कहां पर है, ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करते हैं,
कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं करता। अगर फार्मूला आपको भूल जाता है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि पाई ऊपर आएगा नीचे आएगा। जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई ऊपर आएगा, और जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई नीचे आएगा। बस ये सिंपल सा असूल है, क्योंकि पाई होता ही रेडियन में, पाई का यूनिट होता ही रेडियन में है, ये पाई होता ही रेडियन में है। पाई इज मेजर्ड इन रेडियन, वैसे मैंने लिख दिया, इसको से कंफ्यूज आपने नहीं करना। अब देखें ये 3π/4 है, ये रेडियन में, डिग्री में जाना है तो पाई नीचे होगा, पाई को पाई से काटना पड़ेगा और 180 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें पाई पाई से कट गया। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें, वी विल गेट अगेन 135। देखिएगा जरा, ये देखें 180 आपके पास है, 180 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ये देखिए आंसर कितना आ गया, 135 आ गया कि नहीं। अब ये किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया। तो डिग्री टू रेडियन में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है। रेडियन में, ये देखिए रेडियन में था रेडी, किसमें था, रेडियन में। डिग्री में आना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं और आपको बताता हूं कि कैलकुलेटर कैसे करेंगे। देखिए आपके पास जिसमें जाना है ना, तो उसमें जाने के लिए आपने ये मोड आपके पास है, बल्कि मोड में नहीं, आप इधर जाएं, शिफ्ट प्रेस करके मोड में जाएं और देखें रेडियन में। हमने जाना रेडियन में, हमें 3π/4 चाहिए, जो भी चाहिए रेडियन, तो पहले वो क्लिक करो जिसमें जाना है, पहले वो वाला मोड सेट करो एंगल के यूनिट का। अब कितना है डिग्री है, 135, तो लिखो 135, लिख लिया। अभी वैल्यू किसमें, डिग्री में, तो शिफ्ट प्रेस करो और ये देखिए आंसर पर DRG लिखा हुआ है, तो ये पहला क्या है, डिग्री 1 है, तो देखिए 135 डिग्री ये गिवन है, लेकिन मोड किसमें, रेडियन में। इक्वल पर क्लिक कर दो, 3π/4 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ गया। अब लेट्स से ये आपके पास 3π/4 है, ये रेडियन में, डिग्री में जाना है आपने, तो अब हम क्या करें, ये शिफ्ट प्रेस करके पहले मोड में जाते हैं और पहले हम डिग्रीज करते हैं, क्योंकि हमने डिग्री में जाना है, हमारे पास रेडियन में आंसर है, ये आंसर था हमारे पास, किधर गया, 3π/4 पर दोबारा लिख लेते हैं, 3 शिफ्ट और पाई और ओवर और 4, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, किसमें, ये रेडियन में गिवन है, लेकिन हमें जाना किसमें, डिग्रीज में, तो शिफ्ट प्रेस करो और इधर आओ, ये किसमें, रेडियन में गिवन है, ये रेडियन में गिवन है, इक्वल प्रेस करें, डिग्री में आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो कैलकुलेटर भी आपकी बड़ी हेल्प करता है। लो जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है 26 नंबर MCQ। अ पर्सन स्टैंड्स 20 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। ठीक है जी, अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अ पर्सन स्टैंड्स 20 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहीं बना ले, लेफ्ट राइट सज्जे खब्बे जहां दिल करता बना ले, ये बिल्डिंग है, कोई हम बिल्डिंग पूरी बनाने कोई शौक नहीं है, और इससे 20 मीटर क्या खड़ा है, स्टैंड्स खड़ा है इतने। अब 20 मीटर बेशक इधर बनाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कहां खड़ा हुआ है, वो बंदा इधर खड़ा हुआ है, बंदा इधर खड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज 45 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि बंदा इधर से ऊपर देख रहा है, ऊपर देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर कोई बंदा ऊपर खड़ा है नीचे देख रहा है, उसको डिप्रेशन का कहा जाता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लो जी, तो ये बंदा खड़ा है नीचे, ये बंदा किधर खड़ा है, ये बंदा खड़ा है जनाब नीचे, और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे। तो ये एंगल ऑफ जो भी बनाते हैं, ये हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हैं, 45 डिग्री, और बंदा कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, 20 मीटर पर खड़ा हुआ है। ये बिल्डिंग आपके पास है, ये क्या है, बिल्डिंग, दिस वन इज बिल्डिंग। और आगे क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट को हम h से डिनोट कर लेते हैं। अब याद कर लें, इसमें फार्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा, अब यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो एंगल मेंशन होता है ना, जहां भी इधर भी जहां पर भी हो, उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। और यहां पर 90 डिग्री का बनता है, और 90 के अपोजिट हमेशा साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो पीछे बात जाएगी वो बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर कैसे आइडेंटिफाई होगा, यहां पर एंगल मार्क है तो ये साइड परपेंडिकुलर बन गई, अगर यहां पर एंगल मार्क होता तो ये साइड परपेंडिकुलर बन जाती, और 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, तो जो पीछे बात जाएगी वो बेस बन जाएगी। अच्छा, अब यहां पर गिवन क्या क्या है, यहां पर हमने h कंप्यूट करना है और बेस गिवन है, तो h और बेस की रेशियो, सो सम पीपल हैव, यानी h और बेस दोनों आना चाहिए। कर्ल h और बेस कहां पर आ रहे हैं, ये देखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखें ये आपके पास आ गया, थ्रू का मतलब 10, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये गिवन था, ये फाइंड करना है, ये गिवन था, तो ये 10 होता है। s का मतलब है साइन, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, c का मतलब है cos, और t का मतलब है tan। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस,
और ये 45 डिग्री हमें पता है, एंगल 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू H है, बेस आपके पास 20 है, तो tan 45 1 होता है। कितना होता है? 1। और ये डिग्रीज में आपने लिखना है। tan अगर रेडियन में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना आपने पहले, इंपॉर्टेंट है। देखें 1 आ गया। बाज़ औक़ात बच्चों का रेडियन में होता है इस तरह करके, और उनको पता को नहीं चलता, ऐसे करके रेडियन में होता है, और अगर वो लिखेंगे ना, आप लिखें tan 45, तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले सेट करना है आपने, तो इसको 5 प्लस करके डिग्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें ये बल्कि ग्रेडियन आ गया, कितना प्रेस करना है? 3 प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करना है, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो सम पीपल हैव करली कॉस होता है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन क्या? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, और आपके पास ये ऐसे है, ये ऐसे है, इज इक्वल टू और tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना था, बेस हमें 20 गिवन है, और हमारे पास tan 45 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है h ओवर 20 है वो 1 के बराबर आ गया, और h की भी वैल्यू वही आ गई जो कि बेस की वैल्यू है, तो h भी आपके पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 मीटर इज द राइट आंसर। समझ आ गया आपको? चैलेंज गुड हो गया। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास 26 क्वेश्चन। अच्छा, ये तो वैसे ही बच्चों वाला है, 27 क्वेश्चन तो वैसे ही बच्चों वाला है। इसमें बस एक आइडेंटिटी का आपने ख्याल रखना है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी बेसिकली आपके पास ये है कि साइंस क्या थीटा प्लस कॉस क्या थीटा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्या भला? ये आपके पास ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल। अब थीटा जो मर्जी हो, ये एंगल सेम होगा। ये एंगल क्या होगा दोनों में? अगर डिफरेंट है फिर नहीं, सेम एंगल होना चाहिए। देखिए ये थीटा थीटा, तो देखिए ये भी 100 है, ये भी 100, आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? 1। आंखें बंद करके करने की जरूरत भी कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको शौक पूरा करना है तो कैलकुलेटर कब काम आएगा? इसी तरह काम आएगा ना। देखिए कॉस का स्क्वायर लें, ये कॉस 100 लिखा और इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस साइन 100 लिखा, ये देखिए साइन 100 ब्रैकेट क्लोज की और इसका स्क्वायर ले लिया। आंसर देखिए कितना आ गया? 1 आ गया। एंगल मस्ट बी इन डिग्रीज। तो ये फार्मूला आपके काम आएगा। इस तरह और भी 2-3 फार्मूले होते हैं, वो भी लिखते हैं लगे हाथों। वो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये भी 2 फार्मूले बड़े काम के हैं। अगर आपको लेट से कोसाइन चाहिए, साइन के बाद उधर जाके माइनस कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। ये चाहिए, ये गिवन है, 1 को जाके माइनस कर लो। और इस तरह और फार्मूले होते हैं, वो भी लिख लें। जो सीकेंट थीटा होता है वो 1 ओवर कॉस होता है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, सीकेंट और कॉस। इस तरह जो कोसेकेंट थीटा होता है वो कैसे आता है? साइन का रेसिप्रोकल ले लो तो कोसेकेंट आ जाएगा। इसी तरह जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा, और कॉट क्या होगा? वो सिंपल कॉस ओवर साइन होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहां से ये जब पता चला कि जो कॉट थीटा होता है वो 1 ओवर tan थीटा होता है। ये कुछ बेसिक फार्मूले लिख दिए, इनको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। और बाकी बता दी मैंने कि कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां से देखें, कॉस करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया जी? ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें कुछ आपको बता दी, आपके काम आएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। अब ये भी आसान है, बैरिंग का क्वेश्चन है, लेकिन बैरिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट बस आपको बताना है, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये देखिएगा, ये 28 MCQ में हमने क्या करना है? A ship sails from a port on a bearing of 225 degree. In which direction is it moving? शिप किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? यार ये एक सिंपल सी चीज होती है। जो बेरिंग होता है ना, वो एक एंगल होता है जो मेजर करते हैं फ्रॉम नॉर्थ, तो उसका आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जो होता है ना इसको हम ईस्ट कहते हैं। ये ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन ईस्ट, और ये डायरेक्शन क्या होती है? ये वेस्ट होती है। ये डायरेक्शन क्या होती है? ये नॉर्थ होती है। और ये डायरेक्शन क्या होती है? ये साउथ होती है। तो जो बेरिंग है हम हमेशा मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इन हमेशा कौन सी डायरेक्शन? ये डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह मूव करना है। अब कितना है? 225 डिग्री। देखिए अगर ये 0 डिग्री अज्यूम करते हैं हम, 0 डिग्री, हालांकि 0 इधर होता है, लेकिन बेरिंग के लिए 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 270 डिग्री हो जाएगा। और ये दोबारा होकर 360 डिग्री बन जाएगा। अब देखें 225 डिग्री देखें कहां पर आता है? ये तो 180 है, 270 है, तो इधर कहीं आएगा ना, इधर इधर 220। ठीक है, यहां पर ये 225, बल्कि 225 इधर आएगा, बिल्कुल इस दोनों के मिड में आएगा। ठीक है,
चलें, अब बेयरिंग वो एंगल है जो हम नॉर्थ से मेजर करेंगे टुवर्ड्स दिस, यानी ये एंगल हमने मेजर करना है, दिस एंगल। ये आपके पास जो एंगल है ना, ये 225 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 225 डिग्री। अब वो देख पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन है जिसमें सेल जा रहा है। भैया देखें, ये जो 225 डिग्री है, यहां पर सेल आपके पास ये बोट है या सेल है, जो आपके पास जो भी है वो शिप है इधर, ठीक है, शिप सेल कर रहा है, शिप आपके पास है। तो ये किस दो आ रहा है डायरेक्शन में? ये वेस्ट और साउथ में आ रहा है, तो साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट ऑफ साउथ, या इसको साउथ वेस्ट कहेंगे। तो साउथ वेस्ट में ये एंगल लाई कर रहा है। बस ये हमारा आंसर है। कोई मुश्किल है? बस आपको पता होना चाहिए कि बेयरिंग को मेजर कहां से किया जाता है, नॉर्थ से, और 0 डिग्री होता है, और क्लॉक डायरेक्शन मूव करें जहां पर एंगल हो, तो वही आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। 28 क्वेश्चन हो गया आपका। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हम करते हैं 29 एमसीक्यू। अच्छा, 29 थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, और आपके ना जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसमें से भी एमसीक्यू आएंगे। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, इसमें आप देख लें डिस्ट्रीब्यूशन के किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू है, और जरूरी नहीं है फेडरल बोर्ड इसको फॉलो करे, ये मैं पहले से बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सारे चैप्टर को करके जाए, फुल नंबर लेना है। एमसीक्यूज में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, you don't have any option to skip any chapter in any way. In a triangle the three medians meet at a point. Median कहते हैं मिड पॉइंट को। देखो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, और मीडियन कहते हैं कि इन ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, लेट्स से ए बी सी, आपके पास 3। मीडियन कहते हैं मिड पॉइंट को। इसका मिड पॉइंट लेट्स से M1 है, इसका मिड पॉइंट M2 है। कैसे निकालते हैं? हमने बताया था, मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों कोऑर्डिनेट के x को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, फिर y को। इस तरह इसको निकालना है तो a के और c के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, फिर y को, और ये तीसरा मिड पॉइंट है। ये मीडियंस ड्रा किया हमने, मीडियंस ड्रा किए, और ये मीडियन ऐसे, और ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जिस पॉइंट पर, उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस। एक ट्राइंगल के मीडियन क्या होता है? एक साइड का मिड पॉइंट होता है, इस साइड का मिड पॉइंट, इन 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट। ये M2 B और C का मिड पॉइंट होगा, M3 है, M2 A और C का होगा। उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियंस की इंटरसेक्शन जहां पर होती है, इस पॉइंट P को क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। इस तरह जो सर्कम सेंटर होता है ना, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में मिलते हैं एक ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है कि मिड पॉइंट भी हो और आधा आधा भी हो, इधर से और इधर से डिस्टेंस हाफ हो, ये मिड पॉइंट भी हो और डिस्टेंस और ये हाफ भी हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर भी हो, मतलब जो लाइन इधर से ड्रा करेंगे इधर से ना, वो इधर परपेंडिकुलर भी हो, इधर करके क्या हो? परपेंडिकुलर भी हो, और ये जो लाइन इधर से ड्रा करेंगे, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी हो, उसको हाफ में भी डिवाइड करे, परपेंडिकुलर। अगर इसकी इंटरसेक्शन होगी, इंटरसेक्शन, तो वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। ऑर्थो सेंटर आल्टीट्यूड्स की जो इंटरसेक्शन होती है, किसकी? आल्टीट्यूड्स। ये सिंपल परपेंडिकुलर्स होते हैं, मतलब कि ये ट्राइंगल आपके पास है, तो इस ट्राइंगल में से परपेंडिकुलर ड्रा करो, इधर से 90 डिग्री एंगल, इधर से ड्रा करो 90 डिग्री एंगल, इधर से ड्रा करो 90 डिग्री एंगल, यहां पर बना रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको आल्टीट्यूड कहा जाएगा। और ये इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स की इंटरसेक्शन। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कोई भी है, इसको ऐसे लाइन ड्रा करो कि ये एंगल आधा हो जाए। ये एंगल क्या हो जाए? आधा। इस तरह ये एंगल को आधा करने के लिए लाइन ड्रा करें कि ये एंगल क्या हो जाए? आधा हो जाए, आधा। और इस तरह ये है, इसका एंगल आधा हो जाए। तो ये वाले जो पॉइंट मिलेंगे इसको कहेंगे इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर की इंटरसेक्शन जहां पर होती है, वो वाली एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर कट करते हैं, उसको इन सेंटर कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, उम्मीद है समझ आपको आ गई होगी। 30 नंबर MCQ। तो ये हमारे पास है जी, द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद वर्टिस दिस व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, आपके पास सिंपल ओरिजिन है ना 0 0, तो इसका मतलब है कि एक आपके पास, और ये भी देखें ना, इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट x0 है, तो y एक्सिस पर जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास x0 होता है, y चेंज ऊपर जा रहा है ना, सिर्फ y चेंज हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है ऐसे, तो x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा। और ये ओरिजिन आपके पास है, ये क्या है? ओरिजिन o या 0 0। 6,0 कहां पर पॉइंट होगा? यहां पर होगा 6,0, और 0,8 कहां पर होगा? इधर कहीं होगा, बिकॉज y एक्सिस में, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 0,8 इधर आता है क्योंकि x 0 है। यहां पर x नॉन 0 है, y देखें, x एक्सिस जो है ना, उसकी इक्वेशन y होती है, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। इसमें पूरा x 0 होता है, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। देखें y पूरा कोऑर्डिनेट, इस पूरी लाइन में देखें y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, इधर भी 0 है, और इसमें x 0 है, यहां पर देखें x 0, यहां पर भी x 0। चलें जी, अब
देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगी, इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दो, दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दो लाइक दिस, ठीक है। ये होता है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्यों है भला, क्योंकि यहां पर एंगल बनता है 90 डिग्री, मैंने बताया 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है मिड पॉइंट निकालना है, तो एक आपके पास पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो। देखें ये 0 है, ये 6 है, तो क्या करेंगे 0 + 6/2, आंसर कितना आ जाएगा 3। और y कोऑर्डिनेट देखें ये 8 है, ये 0 है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए 8 + 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 3,4 आपके पास क्या आ गया आंसर। तो इस तरह करके विजुअलाइज करेंगे, जिंदगी आपकी क्या हो जाएगी आसान, जिंदगी क्या हो जाएगी आसान। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी एमसीक्यू नंबर 31 इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में स्टैट वाला ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाला, इसमें से काफी चीजें आती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी कंफर्म्ड है ऑलमोस्ट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी कंफर्म्ड है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से कंफर्म्ड है, एक दो चैप्टर और हैं उसमें भी कंफर्म्ड है, लाइक एचसीएफ एलसीएम वाला जो चैप्टर है, और स्ट्रेट लाइन वाले से भी आता होता है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज नोट करें आप कि उससे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो देखें एक चीज बड़ी आसान है, पहले काउंट करें लेटर्स कितने हैं। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। ये नहीं है कि मैंने इधर शुरू किया, अब इधर शुरू करने फिर भी 11 बनेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, इनका तो सर पैर ही कोई नहीं है। तो नीचे 11 आ गया, तो एम पूछने, एम कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है और 2 दफा आ रहा है, तो 2/11 क्या हो गया आंसर हो गया। इतना सिंपल है, यानी फेवरेबल आउटकम्स हम एम में इंटरेस्टेड हैं और टोटल लेटर्स कितने 11, तो 2/11 इसका क्या आ गया प्रोबेबिलिटी आ गई। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना, याद रखें एक इवेंट ई है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, यानी 0% से 100%, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये चीज याद रखनी। और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती। चलें जी, आप देखें ये भी आसान है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। फेयर, ये फेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक फेयर किराया होता है वो FAR ही फेयर होता है, ठीक है। एक अफेयर भी होता है कि इनका फेयर चल रहा है आपस में, अल्लाह रहम फरमाए आमीन। अच्छा, बचाए शैतानी कामों से। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। फेयर कॉइन वो तैयार करते हैं, फेयर कॉइन इसका मतलब क्या है, क्यों कहा गया फेयर। फेयर कॉइन का मतलब है कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, एस का मतलब है हेड, इस तरह एक तरफ बाबा कह दिया तो मतलब दूसरे चांद बना होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी हाफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हाफ है, यानी ये भी 50%, हाफ कितना होता है 50% होता है ना, ये टेल है, ये क्या है टेल। तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी और हेड की बराबर है जो कि हाफ है। 100 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने दफा हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 100 टाइम्स। और द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स, अच्छा अब सिंपल सी बात है भाई, 100 दफा आप देखें जो एक्सपेक्टेड नंबर निकालते हैं ना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल, ईटी का मतलब है एक्सपेक्टेड, कि कितना तवक्को है कि टेल कितने दफा आएगा। तो कितने दफा टॉस किया गया फ्रीक्वेंसी को, 100 दफा, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ, तो बस आपके पास ये आंसर आ गया। 100 को 2 से तकसीम कर दें 50, तो टेल के अगर 50 है तो हेड का भी 50 है, फेयर कॉइन है। अगर फेयर ना होता उसकी प्रोबेबिलिटी बताई जाती है हमें कि बायस्ड कॉइन है, एक फेयर होता है एक बायस्ड होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता। यानी नंबर ऑफ टाइम्स जो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो क्योंकि फेयर था हाफ है तो हाफ को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 50 आ गया। सो सी इज द राइट आंसर। समझ आई कि अगली भी गई, उम्मीद है आ की होगी। आप मेरे लेक्चर भी सुनेंगे जो रिकॉर्ड मैंने किए लाइव सेशंस के में किए थे, फर्स्ट टाइम किए थे। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, और ये एक ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है 33 to 36, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, ये ज्यादा आसान है, बल्कि बस आपका कंसेप्ट वो चेक करेंगे कि भाई आपका कंसेप्ट अच्छा है कि नहीं है। अगर हाउ नाउ थोड़ी बहुत है आपको तो फिर कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है, फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। चलें जी, ये देखें, इसमें वो कहता है कि व्हेन डायग्राम शोज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो कह रहा है सेट ए और सेट बी के एलिमेंट जो है ना यहाँ पर शो किए गए। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि which of the elements belong only to set A, this is very very important, सेट ए के एलिमेंट हो, बी का कोई एलिमेंट ना हो, ओनली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग करे। हत्ता कि हम ए पूरे को देखें तो उसमें देखें ये 1 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 5 है, ये कितना है, ये 3 है, ये कितना है, ये 1 है, ये कितना है, 7 है, ये कितना है, 9 है, ये कितना है, 2, ये कितना है, 4, ये 8, ये 10 और ये 6।
वो पूछा सिर्फ ए से, तो ए अगर पूरे को देखें तो 1 3 5 7 9 बनते हैं, लेकिन 7 9 तो बी में भी आ रहे हैं, यानी ओवरलैप कर रहे हैं ना। देखो बी ए है तो ये 7 एंड बी भी शेयर कर रहे हैं, तो ओनली टू ए, सेट ए का मतलब है सिर्फ ए में हो, तो 1 3 5 आंसर आ जाएगा। तो देखें सी इज द राइट आंसर। ये आंसर लगाना 1 3 5 7 है, ये गलत होगा। वाई? बिकॉज 7 एंड बी में भी आ रहे हैं, वो ओनली टू सेट ए वाले एलिमेंट नहीं है, वो बी के साथ भी शेयर है। Which of the elements are in intersection? Intersection overlapping, जो शेयरिंग हो रही है, तो ये शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग इज केयरिंग। यहां पर शेयरिंग वाले एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से? 7 9 आ रहे हैं। ये इंटरसेक्शन, अगर ए बी की इंटरसेक्शन ही जाए, वो ऐसे लिखे जाते ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास सिंपल 7 9 आ जाएंगे, जो दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आसान है ना? चलें नेक्स्ट। Which element are not included in either set A और set B? जो ना सेट A का पार्ट है ना सेट B का, ना 3 में ना 13 में, तो वो ये 2 4 नीचे लिखे हुए हैं, ये वाले, ये 2 4 लिखे हुए हैं। ये ना 3 में है ना ये 13 में है, ये 2 4 इधर लिखा हुआ है। तो भाई साहब ये जो 2 4 है, इसका आंसर भी सी आ गया। अच्छा 36 नंबर था एलिमेंट ऑफ A माइनस बी। अब A माइनस बी कहते हैं A डिफरेंस B, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं A डिफरेंस B, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है बी को नहीं लिखना, कभी भी बी को नहीं लिखना, नॉट बी, यानी ए, इसको कहते हैं ए नॉट बी। ए लिखो, बी को नहीं लिखना, बस बी का कोई एलिमेंट नहीं लिखना, ए का लिखना है। यानी बी का एलिमेंट मतलब 7 9 6 8 10, ये नहीं लिखने, तो लिखने क्या है? 1 3 5। तो अब पता क्या चला कि ये ए माइनस बी अगर आ गया, ए माइनस बी आ गया, या ओनली टू सेट ए आ गया, तो दोनों का आंसर सेम है। यानी ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दो क्वेश्चन सेम आंसर। तो ये भी एक्चुअली ए माइनस बी ही बता रहा था, ओनली टू सेट ए, और ए माइनस बी का मतलब भी वही हो गया, लेकिन ऑप्शन में उसने डिफरेंट जगह पर लिखे, इसको ए है, उसका आंसर सी था। ठीक हो गया? ये हमने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर लिए 36 तक। अब नेक्स्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो आपके हैं जी 40 तक। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं ताकि हमारे यहां से कॉपी कंप्लीटली हो जाए। और वहां पर अपने बबल फिल करनी होती है पेपर में। क्या फिल करनी होती है? बबल्स। यहां पर तो वैसे मैं करके बता रहा हूं, वहां पर आपने रिस्पेक्टिव बबल के आगे साइन करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम फेडरल बोर्ड का पेपर होना है, तो इस वजह से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मैं आपको करके दिखा भी देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन 37 to 40 में भी सिनेरियो है, प्रिज्म्स गिवन है। Which is the linear scale factor? Linear scale factor क्या मतलब होता है कि एक स्केल फैक्टर होता है और एक आपके पास फिगर होती है, उसको साइज में इनलार्ज करना होता है या छोटा करना होता है। ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके होगा, वो लीनियर फैक्टर बताना है, वो क्या होगा। तो उसका आसान तरीका देखें, आपने दो साइड्स की रेशियो ले लें। देखें ये 4 है ना, और ये क्या है 6, तो 6/4 कर लो। ये 3 है, इसको ऐसे कर लेते हैं डबल, तो इसके साथ क्या है ये 4.5, और इसको कर लेते हैं ट्रिपल, मतलब कि ये और ये आपस में सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर में एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन साइड की लेंथ की रेशियोज जो है एंगल सेम होते हैं, तो रेशियो बराबर होती है, साइड लेंथ बराबर नहीं होती बल्कि रेशियो बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम 6 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, चेक करने के लिए लीनियर फैक्टर आता क्या है। कितना आ गया आपके पास? ये देखें 1.5 आ गया। या अब इधर देखें 4.5 है, 4.5 को डिवाइड कर दो किससे? 3 के साथ, तो अगेन आंसर कितना आ गया? 1.5। या 7.5 को डिवाइड कर दो किसके साथ? इधर क्या है 5 है, अगेन सेम आंसर ये आ जाएगा। ये नहीं है कि एक दफा डिफरेंट आ गया इसे हमारा। तो इस ट्रायंगल को 1.5 से, ट्रायंगल कह रहा हूं, इस प्रिज्म को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ्स आ जाएंगी। देखिए लेंथ्स आई हैं, क्या आई है? लेंथ्स। तो 1.5 इज द राइट आंसर। ये 37 नंबर हमारा हो गया। अच्छा 38 में देखें कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूबॉइड इज इतना, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर। अब देखिए एरिया की बात की गई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया की जिक्र किया गया। तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, जो एरिया गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो लीनियर फैक्टर है इसके स्क्वायर से, इसके स्क्वायर से, क्योंकि एरिया में जो लीनियर फैक्टर होता है उसका स्क्वायर चाहिए, वॉल्यूम उसका क्यूब चाहिए होता है। गॉट इट? ये इसका मतलब एग्जैक्टली है कि अगर छोटा आपके पास उसकी लेंथ अगर 1 है, तो इस क्यूबॉइड की जो लेंथ आ रही है लीनियर फैक्टर 1.5 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर लो तो 1.5 का स्क्वायर एरिया में और 1.5 का क्यूब वॉल्यूम में, और ये 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एरिया के केस में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर यूज करेंगे। ये 1.5 ऑलरेडी गिवन है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 94 के साथ। कैसे? 94 के साथ, एंड आंसर इज
देखिए कितना आता, 211.5। तो 211.5 आपका आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया जी, बी दोनों का आ गया। नेक्स्ट आपके पास है द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब is 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब। भाई लीनियर फैक्टर है ना, तो क्यूब है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए इसका जो 60 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के क्यूब के साथ, तो क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बस ये रूल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कोई पहली दफा मैंने नहीं बताया आपको। तो 1.5 का क्यूब शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, और आंसर आ जाएगा कितना, 202.5। तो 202.5 देखिए किधर है, ये 39, ये बात सर 39 करो, 39 का सी आंसर आपके पास आ गया। और लास्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म टू द वॉल्यूम ऑफ लार्जर प्रिज्म। अब देखिए ये आप इंपॉर्टेंट है, रेशियो निकालनी है। अब हमने वॉल्यूम निकाल लिए, ये देखें ये ऊपर हमने वॉल्यूम ही तो कंप्यूट किया, तो अब रेशियो निकालो। इसका आंसर हमारे पास अभी आया जो हमने फाइंड किया 202.5, 202.5 क्यूबिक सेंट। ये लार्जर वॉल्यूम था, ये क्या था, लार्जर। और जो स्मॉलर वॉल्यूम था, जो छोटे क्यूबॉइड का था स्मॉलर वॉल्यूम, वो कितना था, वो 60 था। वो कितना था, ये आपके पास था 60, ये 60, ठीक है जी 60। अब देखो उसने क्या पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ रहा है कि किसका, स्मॉलर प्रिज्म टू लार्जर प्रिज्म। अब स्मॉलर का मतलब है स्मॉलर का वॉल्यूम लिखा और लार्जर के लिखा वो 202.5 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया 202.5, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 60 से बेसिकली हमारे पास ये है 60 रेशो 202.5, 60 से इधर भी डिवाइड कर दो, 60 से इधर भी डिवाइड करो, दैट्स इट वी हैव टू डू राइट नाउ। ये देखें आपके पास ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 202.5 डिवाइडेड बाय 60। इसको 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, लो जी ये आंसर आ जाएगा कितना, 3.375, 3.375। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा हूं आपको, वो ये कि अच्छा ये तो आपने बता दिया क्योंकि स्मॉलर प्रिज्म अगर एक उसका यूनिट वॉल्यूम क्या है तो उसका 3.375, बात तो उल्टा भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि पहले स्मॉलर आया इस वजह से अगर इसका एक पार्ट है तो इसके कितने पार्ट है, तो वही हमने रेसिप्रोकल करना था कि 202.5 जो लार्जर वॉल्यूम आपके पास आया प्रिज्म का, उसको स्मॉलर वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। तो ये आपके पास बस सिंपल वॉल्यूम की रेशियो ले ली और कुछ भी नहीं किया। देखें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, हमने सारे पार्ट ही कर लिए, ठीक है, कोई मुश्किल है सच रहा नहीं हमारे लिए। अब एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, बल्कि 2 हैं, इनको करते हैं फिर हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो ये 16 क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड मेरे ख्याल में उसने दिए हमें, ठीक है। अब ये भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल ऐसा है नहीं। एक चीज जो समझनी जरूरी आपको है, ये क्लास इंटरवल है, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल्स। CI का मतलब क्या होता है, ये CID नहीं है, क्लास इंटरवल्स, और ये CI लिखा हुआ है। पहला, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। भाई साइज निकालना है आपने, तो बड़े इंटरवल, इसको अपर इंटरवल कहते हैं, लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो ये करना है तो 40 में से 30 निकाल दो, 10 आंसर आ जाएगा। ये क्लास का साइज आ जाएगा, क्लास इंटरवल का साइज। 70 में से 60 किसी को माइनस कर लें तो 10 आ जाएगा, 10 10 10, बस बस बस। लो कितना मुश्किल है, बहुत आसान है। F क्या है, F फ्रीक्वेंसी है, F क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा F by 2। देखो सिग्मा कहते हैं सम को, कि तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, इससे मिड पॉइंट बेसिकली आ जाता है। सिग्मा F by 2 का मतलब है तमाम फ्रीक्वेंसी का सम करो, सिग्मा इसको कहते हैं। 6 10 16, हम करेंगे 6 + 10 और आगे क्या है 16 12 6, 16 12 6, ये करना है +16 + 12 + 6 डिवाइडेड बाय क्या कर देना 2। ये कैलकुलेटर पर करें, आपको पैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये काम आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करना है, क्योंकि मैं समझा रहा था आपको, मेरा लिखना जरूरी। देखें 6 को करें +10 करें, +16 करें और +12 करें और +6 करें, एंड द आंसर इज 50 आ गया। तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 को 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो सिग्मा F by 2 का आंसर कितना आ गया, 25। C इज द राइट आंसर। 43, व्हाट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50। अब कम्युलेटिव कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली ऐड करते हैं। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि पहले फ्रीक्वेंसी 6 है, अगले की 6 + 10 है, अगले की इन दोनों को ऐड करके अगले को ऐड करें एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF से डिनोट किया जाता है इसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा कैसे,
उसने बताया, यहां पर नोट करें, उसने लिखा कि इस इंटरवल, ये क्लास इंटरवल गिवन है 50 से 60, यानी यहां तक हमें जाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये कितनी 6 आई, ये कितनी है 10, ये कितनी है 16, यहां तक जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड कर लो, 6 10 16। तो बेसिकली क्या करेंगे, 6 + 10 + 16, बस यहां तक 16 6 22 और 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां तक जब पहुंचेंगे इस क्लास तक तो 32 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, बाय द वे उसमें लिखी हुई है। तो 6 और 10 इस क्लास इंटरवल का तक कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। इस तक कितनी आ जाएगी, 32। इसमें ऐड करेंगे 32 में 12 ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगी। फिर इसकी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो एंड पर टोटल 50 होनी चाहिए क्योंकि सिग्मा एफ आपका 50 था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन क्लास। अच्छा, अब ये जो मीडियन क्लास है ना, इसके लिए हमने ये जो मिड वैल्यू निकाली थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। मीडियन क्लास का मतलब है कि ये 25 जो कि सिग्मा f/2 आ रहा था, इसको मिड वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिड वैल्यू। क्योंकि टोटल हमारे पास अगर सिग्मा f आपके पास 50 है ना, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं या कोई और चीज हो सकती है, जो भी है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की टोटल तादाद है, सिग्मा एफ n के बराबर होता है। तो मिड वैल्यू के लिए तो हमने क्या निकालना होता है, हमने इसको 2 से डिवाइड करना होता है। मिड वैल्यू के लिए बेसिकली हम सिग्मा f/2 करते हैं या n/2 करते हैं। वो 50 था तो हमारे पास 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25। हमने देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 कहां तक आ रही है, किस इंटरवल में आ रही है, वो इंटरवल हमने ढूंढना है। देखें, ये 6 आपके पास है, 6 और 10 16, और 16 6 कितना होता है, 22, और 10 32। तो देखो 25 देखना है, 25 का यहां तक है, यहां तक है तो 16 आता है सिर्फ। कितना आता है, 16। तो 25 तो अभी आया ही नहीं है। ये जो 25 वैल्यू होगी सिग्मा f/2 की या n/2 की, ये इस इंटरवल में आती है। इस इंटरवल में आपका सिग्मा f/2 यानी सिग्मा f/2 इस इंटरवल में आएगा 25। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है कि यहां पर आपके पास 6 है, यहां पर 16 बन गई। यहां पर कितनी बन गई, 16, और 16 में 16 ऐड करें 32। तो 32, 16 से 32 के दरमियान इस इंटरवल में वो सिग्मा f/2 आ रहा है। यहां तक इस इंटरवल में अभी तक 16 आया, 25 नहीं आया। तो 25 बेसिकली इस इंटरवल में आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरवल क्या हो गया, 50 से 60। तो ये आंसर मैंने कैसे सिलेक्ट किया भला, मैंने पहले सिग्मा f/2 निकाला। क्या निकाला, सिग्मा f/2 बेसिकली n/2, 25 आया, और 25 में देखा कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली मिड वैल्यू है, इसको कहते हैं। तो यहां पर आई है 25 नहीं आई, यहां पर कितनी होगी 16, अभी 25 नहीं आया, हाँ यहां पर 32 हो गया। इसका मतलब 25 यहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, यहां पर इंक्लूडेड है, यानी 16 से बड़ी वैल्यू और 32 के दरमियान वैल्यू 25 आती है, तो बेसिकली इस इंटरवल में आ रही है। ठीक है, इस तरह आपने मीडियन क्लास को सिलेक्ट करना है, वो इंटरवल। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे 44 क्वेश्चंस हो गए। अब लास्ट क्वेश्चंस जो 4 हैं ये हमने करने। मैं डायग्राम को ये अलग से कॉपी करता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा साइज है, और फिर क्वेश्चंस को हम अलग से कॉपी करते हैं। और ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ये 16 क्वेश्चन जो एंड पर हमने किए ना, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, और देखने में आपको लगते हैं कि बड़े कोई औखे क्वेश्चन है, एक्चुअली ये फॉलो कर रहे हैं आपके ना वो ओ लेवल्स वालों को, वो इसी तरह करते होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और जनाब इस तरह करके जो एडिक्सल वगैरह हैं उनको ये फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन है कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। ठीक है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन रियलिटी जो है ना वो फारिग शाह है। चलें जी, तो यहाँ पर पेश कर देते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम के माने ग्राफ बेसिकली मैप है। यहाँ पर देखें ये x किलोमीटर ईस्ट में है, ये ईस्ट की तरफ है, और ये किधर है, ये आपके पास y किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द सिटी हॉल है। और ये क्या है, मैप ऑफ की लोकेशंस ऑन द सिटी कोऑर्डिनेट ग्रिड। कोऑर्डिनेट ग्रिड है, देखें x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, हर लिखे हुए हैं कि ये आपके पास स्कूल है, ये पार्क है, हॉस्पिटल है, मॉस्क है, लाइब्रेरी है। ठीक है, तो 45 MCQs आपका क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पार्क। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आता था पहले। ठीक है, और यहाँ पर एक अलग डिफरेंट तरीके से आपको बताता हूँ डिस्टेंस फार्मूला कैसे बना। देखें ये स्कूल है और ये पार्क है, तो ये डिस्टेंस के दरमियान है। तो इस डिस्टेंस में देखें y कोऑर्डिनेट तो है सेम, इसमें देखें आपका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, ये 2 है, ये 2, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो x कोऑर्डिनेट में देखें ये 2 है और ये कितना 8, तो 8 - 2 कर दें, आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल। हमने डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं, तो डिफरेंस लें, इसका 8 है, इसका 2 है, 8 - 2 का स्क्वायर ऐसे करते थे, प्लस y कोऑर्डिनेट में चेंज, ये 2 है, 2 - 2 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करने को फर्क नहीं पड़ेगा, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 किलोमीटर आंसर आ गया। तो जब आपके पास सेम एक्सेस पर हो, देखें ये आपके पास एक्स एक्सेस चेंज हो रहा है, सिंपल डिफरेंस ले लें
और आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लाइब्रेरी एंड पार्क? अब देखें ये लाइब्रेरी है, ये क्या है लाइब्रेरी, और पार्क इधर है, ये पार्क है, इसको मैं ब्लू कर देता हूं, ठीक है। इनके दरमियान मिड पॉइंट निकालें, यानी इनको ज्वाइन करो, इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ज्वाइन ना भी करो बाय द वे, डजंट मैटर एट ऑल, ये आपके पास है ऐसे। तो मिड पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, लेकिन कंफर्म हमने कैसे करना है? हमने कंफर्म कहना है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना है 8, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 8 + 2/2 करो, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके उनका सम करके 2 से डिवाइड करना है, यानी एवरेज लेनी है। तो 10/2 कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना लिखा हुआ है 5। इस तरह y कोऑर्डिनेट देखो, ये 2 है और ये कितना है 10, तो 2 + 10 करेंगे, 2 + 10/2, तो 12/2 कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 ये लिखा हुआ है। तो 5,6 मिड पॉइंट आ गया किसका? पार्क और लाइब्रेरी का। यानी एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड करो, y में y ऐड करके 2 से डिवाइड करो, ये मिड पॉइंट आएगा। और ये हॉस्पिटल का भी मिड पॉइंट है, यानी ये बेसिकली हॉस्पिटल बनता है, और ये मॉस्क और स्कूल के दरमियान में भी आ रहा होगा। देखिए 8 और 2, 10/2 5 आ गया, ये 10 है, ये 2 है, 12/2 6 आ गया। तो हॉस्पिटल इज अ मिड पॉइंट ऑफ मॉस्क एंड स्कूल, ठीक हो गया जी, ये भी आ सकता है। What is the slope of line joining the 2 points school and mosque? तो स्कूल और मॉस्क, ये जो लाइन बनी है ना, इसका मिड, इसका स्लोप निकालो इस लाइन की। ये देखें एक पॉइंट ये है ए, बल्कि इसको ऐसे कह देते हैं, इसको एम कह देते हैं क्योंकि स्कूल है, एस कह देते हैं, और इसको मॉस्क को एम कह देते हैं। तो स्लोप क्या बताया था? y2 - y1 over x2 - x1, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो देखें ये स्कूल है, ये मॉस्क है, तो 10 - 2 करेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट देखें ना, ये आपके पास है x2, y2, और ये क्या है x1, y1। तो मैंने स्लोप के लिए क्या बताया था कि स्लोप या ग्रेडियंट जो होता है उसको m से डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट भी लिखते हैं, और y2 - y1 over x2 - x1। इट डजंट मैटर कि कौन सा पॉइंट आप पहले ले रहे हैं, ठीक है। आप बेशक इसको x2 x1 x2 कह दो, इसको x1 कह दो, फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन नॉर्मली हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ग्राफ में कैसे मूव करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 10, इसका क्या है 2, तो 10 - 2 क्या आ जाएगा 10 - 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन x, वो कितना है? इसका x 8 है, इसका x 2 है, तो 8 - 2 तो 10 - 2 कितना आ गया 8, और 8 - 2 कितना आ गया 6। सिंप्लीफाई करें, 2 से काटें, ये 4 आ जाएगा, ये 3, 4/3 स्लोप आपके क्या आ गई 4/3। लो जी, किधर है? ए इज द राइट आंसर। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एमसीक्यू आखिरी जो है वो है जी, Which pair of the location on the map is exactly 8 किलोमीटर अपार्ट? किसके दरमियान डिस्टेंस 8 किलोमीटर है? अब सिंपल अगर नोट करें, ये डिस्टेंस हम निकाला था, ये देखें, ये 2 था, 8 इसमें 6 था, स्कूल और पार्क में 6 था। इसमें देखें, ये देखें 8 है, ये भी 8 है, ये 2 10। तो आपका पार्क और मॉस्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो आपके पास 8 है। कितना? 8 किलोमीटर। देखें ये इसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, x की वैल्यू फिक्स है। अच्छा, और इधर भी देखें, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी कितना होगा? ये भी 8 होगा। कैसे? देखें ये 2 है ना, ये देखें ये 2 है, इसमें x फिक्स है 2 के बराबर, इसमें x फिक्स था 8 के बराबर, और ये पैरेलल है ना, तो डिस्टेंस बराबर होते हैं। देखें ये y है 10 और ये y कितना है 2, 10 - 2 8, तो ये भी 8 किलोमीटर आपके पास बनता है। कितना बनता है? 8 किलोमीटर बनता है। तो इसका मतलब है लाइब्रेरी और स्कूल के दरमियान भी 8 किलोमीटर है, और मॉस्क और पार्क के दरमियान भी 8 किलोमीटर है। देखें लाइब्रेरी स्कूल और मॉस्क पार्क लाइब्रेरी स्कूल, देखें मॉस्क पार्क इधर आ रहा है, पार्क एंड मॉस्क, तो लाइब्रेरी एंड स्कूल के दरमियान भी सेम है बाय द वे, वो ऑप्शन यहां पर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 होते तो एम्बिग्यूटी होती। तो आपका सी क्या आ गया? आंसर आ गया। अब मुझे बताएं, ये सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कर दिए यूजिंग कैलकुलेटर, यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, यूजिंग इंट्यूशन मेथड। इंट्यूशन कहते हैं आपकी छठी है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। मैंने फार्मूले में लिख दिए, सारी चीजें बता दी, और ये स्लोप मैंने बताया ये राइज बाय रन होती है, राइज बाय रन। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो सीढ़ियां बेसिकली आप ऐसे चढ़ रहे होते हो, ये देखें ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर आप पहुंच गए इस पॉइंट तक। तो एक्चुअली आप गए तो ऐसे जिगजैग पाथ में, लेकिन आपने कवर क्या किया? आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया। आपने क्या डिस्टेंस किया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, और आपने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, आपने दोनों किया। तो बेसिकली आपने कुछ स्लोप कवर की, तो एक्चुअली आप गए ऐसे करके, ये देखें, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सेट करता हूं। एक्चुअली आप गए ऐसे लाइक दिस, ये मूव आपने ऐसे किया, तो आपने ये कोई एंगल कवर किया था यहाँ पर,
ये आपका एंगल स्लोप आपको बताता है। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन वाई, वाई कितना चेंज हुआ और एक्स कितना चेंज हुआ, तो स्लोप आपको बताता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यानी यहां पर जो पॉइंट है ना उसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे, उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि ये होगा x2 y2, क्या होगा x2 y2, और ये जो पॉइंट है ये x1 y1 होगा। तो चेंज इन y यानी यहां पर y2 और यहां पर y1, इनका चेंज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसका ये आपकी स्लोप होती है। तो आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो, आप वर्टिकल भी जा रहे हो, तो ये स्लोप होती है। और अगर लाइन आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो, याद रखें हॉरिजेंटल लाइन हो तो स्लोप हमेशा क्या होती है, 0। और अगर आपकी वर्टिकल लाइन हो लाइक दिस, और स्लोप हमेशा क्या होती है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अनडिफाइंड का मतलब है कि यहां पर जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है, यहां पर एंगल होता है 90 डिग्री, ये वाई एक्सिस बनता है ना आपका। और एक और चीज, जो लाइन ऐसे डाउनवर्ड हो, यानी हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, वी आर गोइंग दिस वे, बट लाइन इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, यानी स्लोप डाउनवर्ड है, तो याद रखें इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। और जो लाइन नीचे से ऊपर जा रही हो लाइक दिस, ऐसे ये लाइन जा रही है, ये L1 लाइन है, बिकॉज वी ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम हमारी डायरेक्शन ये होती है लेफ्ट टू राइट, तो इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वाई, बिकॉज हम ऊपर जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां पर आप जा रहे हैं तो वाई डिक्रीज होता है, बिकॉज ऊपर चेंज इन वाई ना, जब y2 माइनस वाई लिखते हैं तो जो फाइनल पॉइंट है वो नीचे आता जा रहा है, ये ओरिजिनल पॉइंट आपको ऊपर है, और जब हम ऐसे जाते हैं तो फाइनल पॉइंट y2 आपका बढ़ता जा रहा है, y1 आपका छोटा पॉइंट है। तो मैंने कोशिश की आपको सारी चीजें समझाने की, अगर समझ आई है, कैलकुलेटर का यूज बताया, कोई एमसीक्यू स्किप नहीं किया, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बिलीव मी मेरी आप प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं देख लें तो आपके आराम से हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बाद में इस पर वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, क्योंकि भी और काफी कंटेंट मैंने क्रिएट करना है। तो मेन प्रॉब्लम था एमसीक्यूज का, कैसे करने हैं, टैक्टिक्स बता दिए, मल्टीपल और वीडियोस हैं, मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं मैंने अपने प्लेलिस्ट में, पिछले पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, और 2026 के भी किए हुए, नहीं किए तो मैं कर दूंगा। तो ये आपको बड़े काम चीजें आएंगी, इसको कर लो, और इसी अप्रोच के साथ अनसीन क्वेश्चन आपने करने हैं, थ्योरी पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग अपने बिल्ड करें, कोई जिस समझ ना आए पूछें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर लें। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू।